सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो सर ये 5 मिनट में हम ये देख लें कि हमने पहले 2 लेक्चर में क्या किया है। बिल्कुल देख लेते हैं, 5 मिनट के अंदर अपन पूरा रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर यूके की गवर्नमेंट बनी, कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमने देखा सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों को मदद करती है बहुत। इसके लिए सर पैसा लगेगा, पैसे के लिए उन्होंने बहुत सारे उनके सोर्सेज तो होते हैं। एक सोर्स होता है सर, हमने देखा था टैक्स, तो वो हमसे एक मैंडेटरी चार्ज लेते हैं लोगों से टैक्स। वो टैक्स सर हमने देखा 2 तरीके से ले सकते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर हमने देखा सर कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए सर एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सर गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी, टैक्स का लॉ भी पार्लियामेंट में बना दिया, प्राइमरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन, फिर हमने केस लॉ रेफर तो कर लिया। बट खुद हर एक नेता घर जाके टैक्स तो नहीं लेगा किसी के, ठीक है। तो उन्होंने एक HMRC बॉडी बना ली थी सर, हर मजिस्ट्रेट रेवेन्यू एंड कस्टम्स के ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स भी बन गए थे। फिर उन्होंने बताया कि सर इन्होंने अगर अंधाधुंध कोई भी हमसे टैक्स ले लिया ना, तो मैं इनको अपील में भी लेके जा सकता हूँ। हमने फिर वो अपील के 2-3 तरीके देखे थे। फिर सर मैं तो पैसा कमाता हूँ, हर कंट्री में जाके टैक्स दूं क्या, सबका भला करूं क्या, हर कंट्री का भला करूं क्या, नहीं। फिर हमने देखा था कि सर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कौन सी कंट्री के रेसिडेंट हो। सर अगर आपने रेसिडेंट की कैटेगरी में आप फॉल हो गए वो कंपनी के, तो आपको वो कंपनी में टैक्स भरना पड़ेगा। हमने देखा था कि सर यूके गवर्नमेंट के जो टैक्स लॉ है उसके हिसाब से अगर मैं यूके का रेसिडेंट बन गया तो मेरे यूके की इनकम में तो टैक्स लगेगा ही बच्चों। फिर हमने देखा था कि मेरी पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम में भी टैक्स लगेगा। सर इंडिया में भी टैक्स भरा, यूके में भी टैक्स भरा। फिर आपने बताया था कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा था कि सर यूके गवर्नमेंट के रेसिडेंट क्या होता है। फिर हमने 3 टेस्ट देखे थे, ऑटोमेटिक ओवरसीज रेसिडेंट बन जाते हैं, ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर हमने सफिशिएंट टेस्ट देखा था, इससे हम रेसिडेंट बन गए थे सर। बट मेरी इनकम तो बहुत सारे टाइप की होती थी, आपने पहले लेक्चर में बताया था। तो फिर यूके गवर्नमेंट ने ना इनकम को 3 कैटेगराइज किया था। हमने देखा था नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम। हमने ये नेचर क्या होता है इनकम का, इसको जस्ट टच किया था सर, फिर आपने लेक्चर खत्म कर दिया था। तो अब हम क्या करते हैं ना, हमने जो आपने देखा होगा, हमने जो होल्ड पे डाला था ये टेबल, वो टेबल को अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो प्रोफोर्मा बता रहे हैं गवर्नमेंट क्या बोल रही है ना यूके की, कि बच्चों ये प्रोफोर्मा कंप्यूटेशन है। आपको अगर आपकी जितनी भी इनकम है ना, आपको ऐसे इसको कैटेगराइज कर देना। हम बता रहे हैं ये इसको फ्लो में रखना और फिर इस पे टैक्स भरना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई नॉन सेविंग इनकम में क्या आता है, सेविंग्स इनकम में क्या आता है, डिविडेंड इनकम में क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली तो देख लिया था कि ये क्या कैटेगरी में होता है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सर ट्रेडिंग इनकम हमने देखा था सर, नॉन सेविंग इनकम में आप जनरली देखना, सेविंग आप याद रखो, सेविंग हमने देखा था सर कुछ तरीकों से हमने जो पैसा सेव करके इंटरेस्ट कमाया वो सेविंग इनकम में कवर हो रहा था। फिर हमने देखा था डिविडेंड, हमने कोई भी कंपनी की ओनरशिप ली, उससे जो मेरे को रिटर्न आया वो डिविडेंड इनकम हो गई थी। जो बाकी इनकम होती है ना सर, ट्रेडिंग की, एम्प्लॉयमेंट की, प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, वो सब नॉन सेविंग इनकम में कवर होती है। तो सबसे पहले आपको प्रोफोर्मा में है ना अपनी ट्रेडिंग इनकम डालनी है। क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में कि भाई ये बिजनेस की आपकी इतनी ट्रेडिंग इनकम हुई, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। सर लेस लॉस रिलीफ ये क्या होता है, ये कंसेप्ट कवर करेंगे। बस आप अभी ये प्रोफोर्मा एक बार ध्यान से देखते जाइए कि आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग इनकम ले ली, फिर लॉस रिलीफ के कंसेप्ट से आपने वो माइनस कर दिया। फिर इन्होंने 3 इनकम को जोड़ लिया सर, ये जो आया ना इसमें इन्होंने 3 इनकम को जोड़ लिया। पहले जोड़ा इन्होंने सर एम्प्लॉयमेंट इनकम को, फिर उन्होंने जोड़ा प्रॉपर्टी इनकम को। एम्प्लॉयमेंट इनकम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होता क्या है। अब ये प्रोफोर्मा हम देख रहे हैं। फिर बोला उन्होंने प्रॉपर्टी इनकम, वो डिटेल में है कि मेरी प्रॉपर्टी है उससे मेरी जो इनकम आती है। एग्जाम्पल सर आपने दिया था रेंट आता है, वो यहाँ पे कवर होगा। फिर इन्होंने बताया सर यूके का डिविडेंड, फिर इन्होंने वो प्रोफोर्मा में डिविडेंड लाया और यूके का डिविडेंड इनकम के कॉलम के अंदर उन्होंने मैप कर दिया। फिर उन्होंने बताया सर इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल, जो नॉन सेविंग इनकम के अलावा जो सेविंग इनकम होती है उसमें जो इंटरेस्ट की बात थी वो इन्होंने कवर कर दिए। 2 तरीके के इंटरेस्ट उन्होंने कवर कर लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया फिर सर टोटल इनकम। अब इन्होंने सर मेरी जो पूरी इनकम को ये 3 कैटेगराइजेशन में बांट दिया, नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम। उसमें से कुछ एडजस्टमेंट किए जो हम एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने सर मेरी टोटल इनकम निकाल दी। सर टोटल इनकम तो निकाल दी, बट ऐसा कुछ आपने तो बताया था कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी कि मैं कुछ अगर ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करूंगा या मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो गवर्नमेंट के एंगल से सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे ये बंदे को बेनिफिट देना चाहिए, तो वो बेनिफिट के लिए इन्होंने कुछ लेस करने बोला आपकी जो टोटल इनकम है ना उसमें से आप कुछ लेस करो, ठीक है।
आप अपना लेस क्वालिफाइंग इंटरेस्ट करो, वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। लॉस रिलीफ लेस करो, वो क्या होता है। फिर नेट इनकम पे आ जाओ, ये आपके दो हमने कैटेगराइजेशन आपकी लेस करा दी आपकी टोटल इनकम से, जिसके आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। फिर आप अपनी नेट इनकम में आ जाओ। फिर सर आपने ये बताया था कि ऐसे कुछ फैक्टर्स गवर्न भी किए जाएंगे, गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखेगी कि मेरी अगर कोई बंदे की इनकम अगर थोड़ी सी है ना सर, तो उससे ज्यादा टैक्स नहीं लेगी। जिनकी ज्यादा इनकम है उनसे टैक्स लेने का बिल्कुल गवर्नमेंट ध्यान रखी। बस जिनकी इनकम थोड़ी सी है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा कमा रहा है, उससे क्या और टैक्स लेके सर, कैसे उसकी जिंदगी कैसे कटिंग कर दे सर। तो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस सम लॉ। वो लॉ बोलेगा कि भाई अगर आप इनकम कम कमा रहे हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये पर्सनल अलाउंस अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो लेस इनकम वाले बंदे हैं ना, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन्होंने इसको ये जो प्रोफार्मा हमने देखा ना कि नॉन सेविंग इनकम में पहले ट्रेडिंग इनकम लेस उसमें अपने लॉस रिलीव कर दो, एम्प्लॉयमेंट इनकम जोड़ दो, प्रॉपर्टी इनकम जोड़ दो, यूके डिविडेंड्स की कैटेगरी में डाल दो, इंटरेस्ट नॉन सेविंग। तो ये आपने एक बार प्रोफार्मा देख लिया। फिर हम एक चीज देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनकम हमने नेचर डिफरेंट तरीके की होती है वो देखा था। नॉन सेविंग इनकम हमने देखा, ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, पेंशन इनकम, जो ऊपर इन्होंने प्रोफार्मा में डाल दी। फिर उन्होंने हमको बताया सेविंग इनकम में मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, जो जनरली इंटरेस्ट नेचर के होता है। मैं इसमें ना ब्रैकेट में आप लिख भी दो, ये जनरली है ना बच्चों इंटरेस्ट नेचर के होता है। इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्डिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट, कंपनी लॉ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट स्टॉक गिल्ड्स, ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। मैंने सिर्फ ये बताया था कि भाई इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत रिस्क न्यूट्रल होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। बिकॉज क्योंकि इसको गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है। फिर डिविडेंड इनकम, ओनरशिप ऑफ स्टॉक से जो मिलता है। फिर हमने देखा एग्जेम्प्ट इनकम, सर आपने बताया था कि कुछ चीजें जो गवर्नमेंट को प्रमोट करनी है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा कुछ बिजनेस करेगी, ऐसे कोई बंदा इनकम कमाएगा तो एज एन इकोनॉमी, एज एन एनवायरमेंटल, एज ए सोशल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अच्छा होगा। तो हमने देखा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें पैसा लेके गवर्नमेंट का इन्वेस्ट कर सकती है। रिडंडेंसी मनी, अगर कहीं आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो 2 साल से ज्यादा, उसमें से आपको कुछ पैसा आता है, इस पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सर रिडंडेंसी मनी मिला, इसको ट्रीट कैसे करना है, एग्जाम इनकम में ट्रीट करना है। बिलिंग्स को मैंने बताया अलग से टैक्स लगेगा, स्कॉलरशिप में भी स्कॉलरशिप मिल रही है उसमें भी टैक्स लगा दिए तो उसको एग्जाम कर दिया था। फिर ऐसे और 2-3 चीजें थी, लोकल अथॉरिटी ग्रांट्स एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू आईएसए। आईएसए फिर हमने देखा सर 2 टाइप के होते हैं, आपने बताया था कैश आईएसए और स्टॉक्स एंड शेयर्स आईएसए। आईएसए में इसका फुल फॉर्म सर इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट था और इसकी लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 20,000 पाउंड। आप इसको पैसा विड्रॉल करके री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे। सर पर्सनल अलाउंस, अब आती है ना मुद्दे की बात, सर हम तो बहुत कम पैसा कमाते हैं, आप ये बताओ कि गवर्नमेंट बेनिफिट क्या दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई, जब आप अपना प्रोफोर्मा में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जब आप प्रोफोर्मा में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप मुझे ना 12,570 पाउंड, 12,570 पाउंड का गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, मतलब आपकी इनकम से वो कम कर रही है, ठीक है। ये देखो अपन एक बार रीड भी कर लेते हैं भाई। द पर्सनल अलाउंस इज 12,570, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम। हमने प्रोफोर्मा देखा था, जब मेरी नेट इनकम हो गई थी तो उससे डिडक्ट करने के बाद मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही है, टू अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। तो वापस से मैं आपको लेके जाता हूं एक बार वो दिखाने के लिए कि सर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सही में कहां पर है। ये देखिए बच्चों, ग्रीन कलर से मैं डाल रहा हूं, इसने नेट इनकम से माइनस किया टू डिराइव एट टैक्सेबल इनकम। पर्सनल अलाउंस हमने सर डाला था, ब्रैकेट में डाल दो। इसका इफेक्ट ये होगा कि लेस इनकम ग्रुप को लेस टैक्स देना होगा। लिख दो सर, हिंदी में लिखो, बढ़िया समझ दिल तक बात पहुंचती है, ठीक है। तो पर्सनल अलाउंस हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमारी बात आ गई सर, आपने बता तो दिया। फिर इसमें सर जो पर्सनल अलाउंस आपने ऊपर से काटा ना सर, वो आपने तो डाल दिया ना, नॉन सेविंग इनकम से काट लिया था। सर सेविंग इनकम से क्यों नहीं काटा, डिविडेंड इनकम से क्यों नहीं काटा? तो यूके का टैक्स लॉ बोल रहा है कि जो आपकी 12,570 की पर्सनल अलाउंस है ना, सबसे पहले आप अपनी है ना नॉन सेविंग इनकम से कम करना, फिर उसके बाद सेविंग इनकम से कम करना, फिर उसके बाद डिविडेंड। तो ये फ्लो मेंटेन करना। तो ये उन्होंने यहाँ बताया है कि पर्सनल अलाउंस सबसे पहले डिडक्ट करना है आपको नॉन सेविंग इनकम से, फिर डिडक्ट करना है सेविंग इनकम से, फिर डिडक्ट करना है डिविडेंड इनकम। जो उनका प्रोफोर्मा अपन ने चार्ट देखा ना, उसको ही आप देखो, वही फ्लो में है, नॉन सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है। फिर हम जाते हैं टेपरिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस। अब क्या बोल रहे हैं सर, अभी आपने बताया था कि सर इसमें जो पैसे लोग कम कमाते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, बट सर कोई लिमिट तो थी नहीं, आपने तो डायरेक्ट माइनस करा दिया। कवर होगा ना सर। ये कंसेप्ट में आपको ये दिखेगा
कि if an individual adjusted net income exceeds 1 lakh pounds, the personal allowance is reduced by 1 pound for every 2 pound excess income. आप इतना झोल बाजार में पढ़ना नहीं, आप बस ये देखना कि इन केस अगर मेरी जो पाउंड में इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो जितनी ज्यादा हुई तो जो एक्सेस है, पहला आप ये देखना ये ज्यादा हुई तो फिर मेरा जो एक्सेस है उसको डिवाइड करना 2 से, और जब डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको पीए से रिड्यूस कर देना। ये जो भी आएगा ना बच्चों, इसको पीए से आप रिड्यूस कर देना, ठीक है। जो आपका 12,570 का लिमिट है ना सर पीए का, उससे रिड्यूस कर देना। सर इससे क्या हो रहा है? सर इससे ये हो रहा है कि भाई जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ना, $1 लाख पाउंड से ज्यादा कमा रहे हैं यूके में रहके, तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको जरूरत नहीं है कुछ पीए वीए की, ठीक है, तो आप उसमें से माइनस कर देना। एक्सेस होगी तो सर ऐसा भी तो होगा कि मेरा पीए तो सिर्फ 12,570 ही है, तो सर माइनस ना ज्यादा हो जाए, नेगेटिव में फिगर ना आ जाए। तो आप एक बात मत याद रखना कि जैसे ही वो आपकी इनकम 125,140 के ऊपर होती है, दैट मीन्स 1,25,140 के ऊपर होती है, आप इसको कैलकुलेशन में डालोगे। जब ये 25,000, इसमें एक्सेस क्या हुआ सर? इतना इजी है सर, इसमें एक्सेस 1 इतना हुआ सर। इसका एक्सेस मैंने क्या बोला था, डिवाइड करना 2 से, तो सर क्या आएगा? तो सर यही फिगर आ जाएगा, यही फिगर आ जाएगा जो मेरा पीए है। तो सर जो मेरा 12,570 का पीए आपने बताया ना ऊपर, जिसका अपने अभी डिस्कशन लिए, यही यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर सर उस पीए में से मैं पे करूं तो 0 हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि 1 लाख से इनकम ज्यादा हुई, लेकिन अगर वो 1,25,140 से ज्यादा हो गई तो पीए तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज सर यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा, मैं इसको यहाँ डालूंगा तो मेरा पीए कितना था मैंने बताया था 12,570, उसमें से मैं पूरा 12,570 माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए याद रखना 1,25,140 से ऊपर इनकम जाती है तो पीए 0 मिलता है, कैलकुलेशन ही नहीं करना। बट अगर रेंज ऑफ इनकम, मैं इसका यहां पे आपको लिख देता हूं, व्हेन दिस कैलकुलेशन इज नीडेड, नोट दिस इज टू बी डन व्हेन जो आपकी पाउंड में इनकम है, इट इज इन द रेंज ग्रेटर देन 1 लाख पाउंड, बट इट इज बिलो 125। एक काम करते हैं, बट इट इज बिलो 125,140 पाउंड, ठीक है। जब ये रेंज में होगी तो ये कैलकुलेशन आपको करना की जरूरत पड़ेगी। इसके रेंज के बाहर जाती है, दैट मीन्स इससे अगर कम होती है या इससे ज्यादा हो जाती है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये नोट कर लेना, आपको कंसेप्ट समझ जाएगा। एग्जाम पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं भाई, एग्जाम फोकस पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं, ये चीज को याद रखना। ये बोलते हैं कि द लिमिट ऑफ 1 to 5 विल गिवन हियर। तो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, यूके टैक्स लॉ में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लोग दे देंगे जो भी लिमिट है, रेंज है, टैक्स का रेट है, कितना एग्जाम है, कितना पीए है, ये सब आपको दे देंगे। तो 12140 एग्जाम में आपको दिया हुआ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा हुई तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ना, आप इतनी बात तो कर लेते हैं सर, एक बार थोड़ा करके देख लेते हैं कि क्या कैसे इसको करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इन 2022-23 क्लेयर रिसीव एम्प्लॉयमेंट, क्लेयर नहीं समझता सर, रमेश रिसीव एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ पाउंड 95,000, बैंक इंटरेस्ट ऑफ 8,000, डिविडेंड इनकम ऑफ 7,500। जल्दी से बता दो सर, इसमें से नॉन सेविंग इनकम क्या है सर? क्लियर है वेरी। इंटरेस्ट तो सेविंग इनकम में जाएगा, डिविडेंड्स तो नाम में दिया है डिविडेंड इनकम में, तो ये नॉन सेविंग इनकम होगी मेरी, ठीक है। ये सेविंग इनकम हो गई और डिविडेंड इनकम हो गई। आपने सर प्रोफोर्मा बताया था, मैंने पूरा रट लिया है सर, प्रोफोर्मा देख लो। नॉन सेविंग इनकम में जो आप रमेश ने किया है 95,000 मैंने लिख लिया सर, सेविंग इनकम में उसने 8,000 कमाया मैंने लिख लिया सर, डिविडेंड इनकम में 7,500 कमाया मैंने लिख लिया सर। सर रमेश की टोटल इनकम देखो कितनी हुई, 95,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 सर 1,10,500 हुई। सर देखो
इसको पीए मिलेगा ना, क्योंकि आपने बताया था 1,25,140 से ऊपर जाएगा तो पीए नहीं मिलेगा। बट यस सर, बट सर आपने ये भी तो बताया था टेपरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा तो बहुत अमीर नहीं है सर। 1,25,140 पाउंड से ज्यादा तो नहीं कमाता, बट सर 1 लाख पाउंड से ज्यादा तो जरूर कमाता है। तो आपने बताया था कि भाई जो एक्सेस रहेगा उसको डिवाइड करना 2 से और मेरे पीए से माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि सर अमीरों को ज्यादा बेनिफिट नहीं देंगे। तो देखो सर 1,10,500 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने लेस इनकम लिमिट 1 लाख कर दी, तो एक्सेस कितना कैलकुलेशन हो गया, ये आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, इनके ये झंझटबाजी में नहीं पड़ना। ये हो गया। फिर 12,570 का हमारा पीए था, तो इसका डिवाइडेड बाई 2, इसका डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ गया। तो 12,570 में से मेरा 5,250 माइनस हो गया, दैट कम्स टू 7,320। तो मेरा पीए सर आपने बता दिया 7,320 होगा। तो पीए मेरा सर 7,320, आपने क्या बोलते हैं सीक्वेंस में काटना, सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम से कम करना, उसके बाद सेविंग इनकम से कम करना, उसके बाद डिविडेंड इनकम से कम करना। तो सबसे पहले सर नॉन सेविंग इनकम से मैंने कम किया है, देखो आप ये देखो आप सर, मैंने सबसे पहले इसको नॉन सेविंग इनकम से कम किया है। फिर सर थी 7,320, मेरी तो नॉन सेविंग इनकम 95,000 थी, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया सर टैक्सेबल इनकम। ओके, देखा आपको दिखा बेनिफिट, 1 लाख से ज्यादा कमा रहे तो बेनिफिट तो कम दिया, पूरा 12,570 नहीं दिया, बट थोड़ा तो दिया सर। 1,10,500 से मेरी इनकम 1,03,180 हो गई। सर एक एक्टिविटी और कर लेते हैं सर, पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। कि बोलते हैं जैसे एज इनकम ऑफ नेट इनकम ऑफ £10500, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट लेंगे, आप डायरेक्ट बोलते हैं कि पर्सनल अलाउंस बताओ। सर आपने बताया था यस 1 लाख से ज्यादा है तो मैं एक्सेस निकालूंगा। इसमें एक्सेस क्या होगा सर, डायरेक्ट ही लिख दो ना, 5,000 होगा। फिर एक्सेस को आपने बताया था सर, ये तो एक्सेस निकल गया। स्टेप 2 था कि सर जो 5,000 है उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो हो जाएगा 2,500, ठीक है। इसने कैलकुलेट अपने को पीए करने बोला है, तो सर मेरा आइडल पीए तो होता है 12,570, बट माइनस 2,500 मेरे को करना पड़ेगा। फिर जो फिगर आएगा वो इन दोनों का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आएगा 10,070, 10,070, ठीक है सर। दिखा दें क्या, गलत तो नहीं कर रहे हो आप? देखो सर, दो चीज देख लेते हैं अपन। 10,070, ठीक है। यस सर, अपन ने एक्टिविटी भी कर ली, ठीक है। अब जाते हैं कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, ठीक है। सर एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग। ये बोल रहा है कि आपको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालो, टैक्स पेबल निकालो, हैविंग कैलकुलेटेड द टैक्सेबल इनकम। आपने जो टैक्सेबल इनकम निकाल तो ली सर, आपने जो टैक्सेबल इनकम निकाली ना ऊपर पीएवीए माइनस करने के बाद, उसके बाद ये लोग दो चीज पूछ सकता है कि भाई तुम इसकी टैक्स लायबिलिटी बता दो, टैक्स पेबल बता दो। टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल सर अलग अलग कैसे होगा सर? हो सकता है ना टैक्स लायबिलिटी इस पर हमने निकाल तो दी, बट हो सकता है कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की वजह से या कोई दूसरे रीजन की वजह से जो यूके गवर्नमेंट हमको अभी आगे बताने वाली है, वो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, तो इफेक्टिवली मेरे को गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है वो टैक्स पेबल है, ठीक है। तो आप इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है की टर्म याद रखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल, द बैलेंस ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी स्टिल टू बी पेड इन कैश। हो सकता है पहले पैसे दे रही हो, एडवांस फॉर्म में दे दिया गवर्नमेंट को, ऐसे हमें दिखेगा, हमें पता चलेगा कि ऐसे कुछ रईस लोग भी होंगे जो पहले से एडवांस में पैसे देके रखे होंगे, ठीक है। तो उनका तो नेट देना पड़ेगा ना, जो उन्होंने पहले से पैसा दे रखा है गवर्नमेंट को, उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। देखो फिर वो बोलते हैं इनकम टैक्स पेबल इज कंप्यूटेड ऑन एन इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम। सर पता है हमने अभी पढ़ रखा है, द टैक्स रेट्स आर अप्लाइड टू टैक्सेबल इनकम फर्स्ट, टू नॉन सेविंग इनकम, देन टू सेविंग इनकम एंड फाइनली टू डिविडेंड इनकम। तो सबसे पहले टैक्सेबल इनकम में लगाएंगे, फिर नॉन सेविंग। ये सर हमने पढ़ रखा है टैक्स रेट, सर सब बता दिया आपने। आपने पीए कैलकुलेट करना बता दिया, आपने नेचर बता दिए थे, इनकम के 3 एज में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर ये तो नहीं बताते आप हमेशा कि रेट कितना लगेगा, क्यों नहीं बताते हैं सर? एग्जाम में दिया हुआ होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको ब्रीफली देखना कि ये रेंज ऑफ मेरी इनकम रहेगी तो मुझे इतना टैक्स लगेगा, ये रेंज ऑफ इनकम रहेगी तो मुझे इतना टैक्स लगेगा, और फिर एग्जाम में तो ये दिया ही होगा। बट इसको आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए। एग्जाम में टेबल बनकर देख लेंगे सर कहां से क्या लेना है, वैसा थोड़ी ना होगा। सो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ये क्या बोल रहा है सर, नॉन सेविंग इनकम, यही वही बाइफर्केशन यहाँ पे आ गया, डिविडेंड इनकम और सेविंग इनकम। सर ये बोलते हैं कि भाई
इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो हमने ऊपर देखा, एक तो लाइबिलिटी होगा और एक टैक्स पेबल, जो उसमें जो पहला वाला था वो हमने देखा इनकम टैक्स लाइबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है सर तो एडिशनल रेट बैंड ये बोल रहे हैं सर अगर मेरी इनकम 1 लाख पाउंड से ज्यादा हुई, 1,50,000 पाउंड से ज्यादा हुई सर 45% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सर मेरी अगर इनकम कौन सी जो हमने नेट आफ्टर पीए सब कैलकुलेट माइनस करने के बाद जो आया वो सर अगर 1,50,000 पाउंड से ज्यादा हुई ना तो गवर्नमेंट के हम बहुत रईस आदमी हो 45% मेरे को दो अपना नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम का भी 45% और डिविडेंड इनकम का 9.35%। इतने अजीब रेट है सर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको एग्जाम में दिया होगा, बस आपको कौन सा रेट कहाँ लगाना है वो ध्यान से भी देखना है। फिर सर अगर हायर, इसको उन्होंने बोलते हैं एडिशनल रेट बैंड, ये बहुत रईस लोग हैं ये एडिशनल 45% सर किसको कहते हैं, अराउंड 50% मेरी जो कमाई है उतनी मेरे को उनको देनी पड़ रही है। हाँ बच्चों 45% इनमें देनी पड़ेगी, नॉन सेविंग इनकम और सेविंग इनकम में 40-45% और डिविडेंड इनकम में 39। फिर बात आती है हायर रेट बैंड, ये बोलते हैं सर जो 1,50,000 पाउंड से ज्यादा उनको एडिशनल रेट बैंड लगा दिया, जो 37,700 पाउंड से ज्यादा है सर, 37,700 पाउंड से ज्यादा है सर, ये ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये इसकी ग्रेटर देन मतलब 1,51,000 होना चाहिए ऊपर वाले केस में, या 1,50,001 होना चाहिए एटलीस्ट, तो वो एडिशनल रेट बैंड में जाएगा। हायर रेट बैंड में 37,701 होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए, तो हायर रेट बैंड में सर 40% भरो, 40% भरो नॉन सेविंग इनकम में, और 33.75% भरो डिविडेंड इनकम में। ये क्यों ऐसे पॉइंट में सब समझेगा आपको, जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना सब कुछ समझ जाएगा आपको। फिर उसके बाद सर बात आती है हमारी बेसिक रेट बैंड की, कि भाई ये सब अमीरों की बात होगी, अब जो बेसिक थोड़ा बहुत पैसे कमाते हो 20% अपने नॉन सेविंग इनकम में भरे, ये क्या है सर, ये सर बता दो ना, ये 0 से ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 37,700, ये यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, इनको 20% देना है। सेविंग इनकम में जो इंटरेस्ट वाली इनकम थी उसमें भी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आपने पैसा पहले तो सेव किया, कहीं पे लगाया अच्छी जगहों में, जो हमने अभी पढ़ा था अच्छी जगहों में लगाया, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उनको हमने सेविंग इनकम में कैटेगराइज तो कर दिया हमने। उसके बाद आपके बेनिफिट के लिए कि भाई आप ज्यादा इनकम नहीं कमाए तो पीए तो दिया, बट आपने जो इतना अच्छा पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया ना उसमें एक और बेनिफिट दे रही है, और क्या बोल रही है कि 0% लगेगा कब, आपकी फर्स्ट, अगर आपकी जो पहले 5,000 पाउंड की जो कमाई है ना सेविंग इनकम की, जो पहले 5,000 पाउंड की है उसमें 0 रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हैं, बट हाँ उसके बाद वाले में 20% लगा रहे हैं। सर ये देखा कि हमने इसका और इसका तो सेम होता है, हाँ बच्चों, और ये 8.75 डिविडेंड इनकम में बेसिक रेंट वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें कंप्यूटेशन कर लेते हैं सर इसमें विद नॉन सेविंग इनकम ओनली। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई बंदा कोई सेविंग इनकम कमाता ही नहीं है, पूरी नॉन सेविंग इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है और प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, बट पूरी नॉन सेविंग है। इसका इलस्ट्रेशन में बताते हैं भाई मिलो, ये अच्छा बोला, मिलो एज एम्प्लॉयमेंट इनकम इन 2022-23 ऑफ 1,45,000 पाउंड एंड प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 10,800 पाउंड। हमने देखा था कि ये दोनों नेचर की इनकम जो सर होती है ना वो नॉन सेविंग इनकम में जाती है, ठीक है। नॉन सेविंग इनकम कैटेगराइज कर दिया भाई, सबसे पहले मिलो कि हमने 1,45,000 डाल दी, एम्प्लॉयमेंट इनकम यस सर, फिर प्रॉपर्टी इनकम डाल दी 10,800, अब टोटल निकाल लो। सर आपने क्या बोला था 1,25,140 रुपए से अगर ज्यादा होगा तो मेरे को तो पीए नहीं मिलेगा, कहाँ मिला सर, पीए मिला ही नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, पीए मिलेगा नहीं तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना बोला, लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है हमें। सर ऊपर रेट दिया गया है, सबसे पहले आपने बताया था कि सर 37,700 तक तो 20% लगेगा नॉन सेविंग इनकम में, तो सर टेबल से मैंने देख लिया, चीटिंग कर ली एग्जाम में और फिर मैंने डाल दिया। फिर मैंने देखा तो सर 1 लाख, फिर 37,700 की बात आ रही थी 1 लाख की, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो जब भी हायर बैंड पकड़ना सबसे पहले 1,50,000 उसमें से 37,700 तक का माइनस कर देना तो आ जाएगा 1 लाख। तो ये वो इनकम है जो आपकी 37,700 से ज्यादा है बट 1,50,000 से कम है, तो ये मेरे कौन से बैंड में आ जाएगी सर, हायर रेट बैंड में, ठीक है। हायर रेट बैंड में आपने बताया ही था, ये 1 लाख अगर 50,000 से पाउंड से ज्यादा वाली इनकम एडिशनल रेट बैंड में आ गई, तो एडिशनल वाला 45% सर। ये देखो तो एडिशनल कैसे कैलकुलेट हुआ, जो मेरा 1,50,000 मैंने माइनस कर दिया, वेरी इजी, और आपने टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी, ठीक है। एक सेकंड बच्चों,
यस तो अब हम करते हैं, ये क्या है, कंप्यूटेशन विद नॉन सेविंग इनकम एंड सेविंग इनकम। बोल रहा है कि सर पहले आपने हमको बता दिया ना, एग्जांपल दे दिए, 2-3 दे दिए कि भाई इसमें आपने बता देगी कि सिर्फ नॉन सेविंग इनकम है या सेविंग। अब ये बोल रहे दोनों, जहां पे आपकी सेविंग इनकम भी है और जहां पे नॉन सेविंग इनकम भी है। तो सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट, देयर इज अ टैक्स रेट ऑफ 0%। हमको आपको पढ़ाया ना सर, ये थोड़ा है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एकदम आपको कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं करने देंगे बीपी वाले। तो एकदम बढ़िया से बार बार अगर लगेगा तो ये देखो सर 5,000 तक आपको 0% टैक्स लगेगा सेविंग इनकम में, फिर उसके ऊपर आपको टैक्स लग सकता है। फिर उन्होंने बताया कि हायर रेट बेसिक लिमिट 37,000 है, हायर रेट लिमिट ये अपन ने ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है, तो आप कैलकुलेट कर इसमें लिख दो और लिख दो ऊपर कवर्ड, सो दैट एग्जाम के टाइम पे ना आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़े। जो साइड वगैरह में मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप लोग लिख लिया करो, जो आपके पास 2 पेन मैंने लाने बोले थे, ठीक है, वो आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि जब एग्जाम में आपको पता है क्लास के टाइम पे जो हमने डिस्कस किया, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है या ऑलरेडी कवर है, रिपीटेशन है, उस पर आपका ध्यान ना जाए और टाइम वेस्ट ना हो, तो वो कवर्ड लिखा है सेविंग इनकम निल रेट बैंड। फिर हम यहाँ देखते हैं कि भाई देयर इज अ टैक्स रेट ऑफ 0%, ठीक है, द सेविंग इनकम निल रेट बैंड फॉर 22 इफ द इंडिविजुअल बेसिक। अब देखो भाई वो क्या बोल रहे, देयर इज अ टैक्स रेट ऑफ 0% फॉर सेविंग इनकम विद इन द सेविंग्स निल रेट बैंड, ठीक है, द सेविंग इनकम निल रेट बैंड ऑफ 2020-20 इज 1,000 pound if the individual is a basic rate taxpayer and 500 if the individual is higher rate taxpayer, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला भाई देखो पहले 1,000 तक तो आपको टैक्स ही नहीं लेंगे अगर आपकी सेविंग इनकम का नेचर होगा तो, ठीक है, पहले 1,000 तक का आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे। बट इसमें कंडीशन अगर आप बेसिक रेट में हो, मतलब आप गरीब, मतलब आप 37,700 के नीचे आ रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि हायर रेट में, दैट मींस अगर आप हायर रेट उससे ज्यादा हो बट 1,00,000 पाउंड, ये अगर आप अगर एक काम करते हैं, आप है ना इसको रेफरेंस टेबल से लिख लो, टेबल से रेफरेंस यहाँ पे लिखो रेफर टेबल, कि जब आप पढ़ रहे हो बाद में रिवाइज कर रहे हो तो आप भूलो मत कि यहाँ रेफर कर लेना टेबल से कि भाई अगर बेसिक रेट है तो बेसिक रेट है और 1,000 पाउंड से कम है, तो अगर बेसिक रेट में मैं फॉल हो रहा हूँ तो 1,000 पाउंड तक मुझे, जो मेरी 1,000 पाउंड तक की इनकम है, दैट मीन्स 1,000 पाउंड तक की जो इनकम है उसमें 0% लगेगा। एंड इफ अगर मैं हायर रेट पे हूँ तो मेरी 500 पाउंड तक की इनकम, जो भी आपकी इनकम है ना सर, उसमें से जो पहले 500 पाउंड निकालूंगा और उसमें मैं 0% लगा दूंगा। बट सर अगर मैं एडिशनल वाली इसमें कैटेगरी में आ जाता हूँ ना सर, 1,50,000 पाउंड से ज्यादा की मेरी इनकम है, तो यहाँ पे वो ऐसा कुछ 0 नहीं दे रहे हैं, निल रेट बैंड नहीं दे रहे हैं, निल रेट मतलब 0%, याद रखना, ये भी अपना कवर हो जाता है सर। ये तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट एंड सेविंग इनकम निल रेट बैंड। तो हम देखेंगे कि सेविंग इनकम है एलिसिया की 2020-23 में एलिसिया जी की सेविंग इनकम है 15,170 एंड बैंक इंटरेस्ट है। तो बैंक इंटरेस्ट क्या होता है सर? सेविंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम क्या होती है? नॉन सेविंग इनकम। ठीक है, हमने नॉन सेविंग इनकम बना लिया, सेविंग इनकम बनाना, डिविडेंड इनकम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पे टोटल लिख लिया बिकॉज डिविडेंड इनकम थी नहीं एलिसिया की। एलिसिया ने बोलती है भाई ट्रेडिंग इनकम डाल दो मेरी 15,170 और सेविंग इनकम डालो 8,000। अब सर मेरी टोटल इनकम क्या हो गई? 23,170। सर ये टोटल इनकम 23,170 होगी। अब मैं देखता हूँ सर अपने काम की बात, पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस वाला क्या बोलता था सर? 1,00,000 पाउंड से ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 1,25,140 पाउंड से ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस मिलेगा ही नहीं। बट मेरे केस में तो सर 1,00,000 से ही कम है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पूरे मेरे को मिलने चाहिए 12,570। पूरा बेनिफिट मैंने ले लिया। मेरी इनकम 15,170 थी, मैंने 12,570 का पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट ले लिया, इसलिए मेरी नॉन सेविंग इनकम की टैक्सेबल इनकम बची सर 2,600। सेविंग इनकम की टैक्सेबल इनकम बची 8,000 तो मेरी 10,600 होगी। अब सर मैंने देख लिया कि आपने बताया था कि मैं कौन से बैंड है 10,600, तो मेरा सर बेसिक रेट बैंड लग जाएगा। तो नॉन सेविंग इनकम पे मैं पहले लगा लूंगा 20%, सेविंग इनकम पे मैं लगा लूंगा। सर अब भी एक कंसेप्ट पड़ा था सेविंग इनकम में, अगर भाई मेरा बेसिक रेट बैंड है तो पहले 1,000 को मैं निल रेट लगाऊंगा, दैट मीन 0 रेट लगाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 5,000 में से ये देखो 5,000 में से 2,600 माइनस कर दिया और सेविंग स्टार्टिंग रेट 0% लगा दिया 2,400 पे सर। ठीक है, ठीक है, यस। अब सर 5,000 आपने बोला 5,000, फिर जो 1,000 है इसमें से जो मैंने 2,400 पे 0% लगाया वो तो 0 आ गया।
सर जो 1000 है जो आपने बताया था उस पे नील रेट का लग जाएगा, नील रेट का लगा दिया सर, बट अब जब मेरा कितना बचा था सर, देखिए आपने 2600 में तो वो लगा दिया, 8000 बचा था, आपने फिर बचे हुए 2400 पे सर 0% लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा ये सेविंग्स का जो स्टार्टिंग रेट है, ठीक है, वो लगा दिया। फिर आपने 1000 पाउंड वाला, बिकॉज में बेसिक में था तो आपने 1000 पाउंड का भी बेनिफिट दे दिया। फिर मेरा बचा 8000 माइनस जो मैंने यहाँ पे 2400 को कंसिडर कर लिया है, जिसमें मैंने 0% लगाया सेविंग स्टार्टिंग रेट के हिसाब से, और 1000 का जो आपने बेनिफिट दिया वो मैंने 0% लगा दिया। फिर मेरे बचा 4400 जो मैंने 20% लगाया। सेविंग इनकम जो टेबल में दिया था 920 रुपए, सर मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी देनी है 1440 रुपए की, कितना 1440 रुपीज की। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं सर। एक और इलस्ट्रेशन है सर, बहुत प्रैक्टिस करवा रहे हो आप बच्चों, यही तो है, ये तो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको घर जाके वापस से इसको रिवाइज भी करना है, अपना 1-1.5 घंटे का क्लास को आपको लगाना है, वापस से 30-40 मिनट्स में पूरा रिवाइज करना है, और फिर जो अपनी रिवीजन किट है उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ दिक्कत होती है तो सर मेरे को बिल्कुल पूछना नहीं है सर, मजाक कर रहा हूँ, पूछ लिया करना, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम देखेंगे सेविंग्स, नील रेट, बेसिक रेट एंड हायर रेट विद सेविंग इनकम। सर बहुत सारी चीजें बच्चों, दिक्कत क्या है, आपको तो सिर्फ इसमें प्रोफोर्मा देखना है, आपको बस ये देखना है कौन सी इनकम कहाँ होना चाहिए, आपको बस ये देखना है कि पर्सनल अलाउंस का कुछ बेनिफिट होता है, फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पे इन्होंने नील रेट भी लगाया कुछ कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो आप अगर आप ये देखेंगे 2003 में जो को अपन कर देते जय, फील आना चाहिए अपनापन। जय हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 46,720 पाउंड एंड बैंक इंटरेस्ट ऑफ, ये बैंक इंटरेस्ट मेरी सेविंग इनकम हो गई, ये मेरी नॉन सेविंग इनकम हो गई। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, तो मेरी नॉन सेविंग इनकम सर मैंने 46,720 लिख दी, सेविंग इनकम मैंने लिख दी, टोटल हो गया 52,270। वापस मतलब की बात आ गई सर 1 लाख पाउंड से कम है तो मेरे को पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा सर, पूरा बिल्कुल मिल जाएगा। पर्सनल अलाउंस सर हमेशा मैंने देखा है, आप इसमें से क्यों नहीं काटते सर, सेविंग इनकम से क्यों नहीं काटते आप, नॉन सेविंग आपने देखा था ना कि सर पर्सनल अलाउंस जब भी आएगा ना बच्चों, सबसे पहले आपको काटना है नॉन सेविंग इनकम से, कम करना है, फिर करना है सेविंग इनकम से, फिर डिविडेंड इनकम से। ये सीक्वेंस गवर्नमेंट ने अपने लॉ में दे रखा है, तो वही आपको फॉलो करना है। फिर टैक्सेबल इनकम इन्होंने निकाल दी 34,150, जो नॉन सेविंग नेचर की, सेविंग नेचर की उन्होंने बता दी कि भाई 5,550 है, टोटल हो गया 39,700। सर 39,700 कहां फॉल हो गया सर, ये अपने जो आगे 37,700 से तो ज्यादा हो गया सर, ठीक है। ये तो फिर अपना अपन को देखना पड़ेगा। नॉन सेविंग इनकम की हमारे 20% क्लियर कट लग गया। सेविंग इनकम की बात आती है तो हमने देखा कि फर्स्ट अगर मैं सेकंड बैंड में हो रहा हूं तो पहले, अगर फर्स्ट बैंड में हो जाता तो 1000 पाउंड पे 0 लगता, बट ये 500 पाउंड पे लगेगा, यस सर। फिर मैं 37,700 से सर माइनस कर दूंगा मैं 34,150, यस बच्चों, ठीक है। फिर मैं माइनस कर दूंगा 500 पाउंड, यस बच्चों। अब मैंने यहाँ पे देखो सर 500 पाउंड मैंने ऊपर कर दिया 37, अब मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ सर 37,700 से सर, क्योंकि 37,700 हमारे टेबल में हमको रेफर करना पड़ेगा ना, तक का मेरा एक 37,700 तक का मेरा एक टैक्स रेट है सर, उसके ऊपर जो इनकम कमा रहा है उनको उन्होंने ज्यादा रेट लिया है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 37,700 के नीचे वाली कितनी इनकम है, सबसे पहले तो नॉन सेविंग इनकम उसमें से 34,150 है, उसका हमने कैलकुलेशन सर 20% पहले ही मार दिया। फिर सर उसमें से मैंने माइनस किया 500, ये माइनस कर दिया 500, अब बचा सर 3,050 जिसमें 20% भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर सर पूरा भरना पड़ेगा मुझे 40%, जो मेरा 2,000 बचा है ना उसमें से मुझे पूरा भरना पड़ेगा 40%, ठीक है। द सेविंग इनकम नील रेट काउंट्स टुवर्ड्स द बेसिक रेट लिमिट, ठीक है, हमने बता दिया था। Therefore, the limit of 37 is reduced by both non-saving income tax at the basic rate and saving income taxed at zero rate to calculate how much remaining saving income is taxed at 20%, ठीक है, ये हो गया। अब सर बात आती है इलस्ट्रेशन नंबर 4 से, रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भाई ऑल रेट ऑफ टैक्स विद सेविंग इनकम, सर ये अच्छा है। मेडी को क्या ही कन्वर्ट करूं मैं हिंदी में, मेडी है ट्रेडिंग इनकम ऑफ 1,46,800, बिल्डिंग सोसाइटी इनकम, ये मेरी जो सेविंग इनकम है, ये जो नॉन सेविंग इनकम है 6,700 की, एंड कैलकुलेट मेडीज टैक्स लायबिलिटीज फॉर 2022 एंड 23।
डाल दी 146,800 ऊपर सर। अब नीचे आ जाएंगे अपन नॉन सेविंग इनकम में। अगर आप देखोगे बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट का अपन को सेविंग इनकम में लेना पड़ेगा। हो गया सर, कितना हुआ 153,500। आपने क्या बताया था सर? 1,50,000 पाउंड से सर। अब मतलब की बात नहीं हो सकती, 1,50,000 पाउंड से अगर मैं आगे बढ़ गया तो मुझे पीए कितना मिलेगा? नो पीए अवेलेबल, इसलिए यहाँ कुछ माइनस नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरी लाइबिलिटी आ गई। मैडी इज नॉट एंटाइटल्ड टू पीए एंड हैज नेट इनकम एक्सीज वाई। ये हमने देखा। अब हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है सर। पहले बैंड की बात करते हैं जल्दी से सर। 37,700 पे 20%। सर अब मेरी टोटल इनकम क्या है? 146। अब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, नॉन सेविंग इनकम। नॉन सेविंग इनकम में 146,800 में से मैंने 37,700 माइनस कर दिया, तो सर मेरी 40% मेरे को लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब सेविंग इनकम बचती है 3,200। ठीक है, सेविंग इनकम 3,200। क्यों सर? क्योंकि मेरी 1,50,000 से मेरे को है ना सर, पहले ये देखना है कि मेरे को 1,50,000 से कम कितनी इनकम है। अभी मैंने कैटेगराइज कर दिया। पहले मैं नॉन सेविंग इनकम का निकाल रहा हूँ कितना टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, फिर मैं निकाल रहा हूँ सेविंग इनकम का। तो सर सेविंग इनकम में पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा 1 लाख टोटल में से 1,50,000 में से 1,50,000 से नीचे वाली इनकम कितनी है? तो सर 1,46,800 का ऊपर ही टैक्स अपन ने वहां तक का निकाल लिया, तो बची हुई कितना 3,200 बचा, उसमें 40% मार दिया। फिर सर अब मेरी जो टोटल इनकम है उसमें से मैं कितना ऊपर हूं। ठीक है, तो सर मैंने देखा डायरेक्टली भाई कि मेरा जो 6,700 है उससे मेरे को सेविंग इनकम मैंने पहले निकाल ली थी 1,50,000 से कितने कम है, तो मेरे को 3,200 माइनस करना पड़ेगा। फिर 3,500 बचेगा, उसमें मेरे को 45% लगाना पड़ेगा। एकदम आसान है बच्चों। ठीक है, वापस से समझा दूं जल्दी से। हमने नॉन सेविंग इनकम ले ली 1,46,800, फिर हमने सेविंग इनकम ली। ठीक है, 6,700। फिर हमने देखा कि ये 1,50,000 से ज्यादा जा रहा है। अरे सर बहुत ज्यादा चले गया, मेरे को तो पीए कब नहीं मिलता था 1,25,140 के ऊपर सर पीए मिलता ही नहीं था। यूके गवर्नमेंट बोलती है आपने 1,25,170 पाउंड कमा लिया, बहुत अमीर हो, आपको पीए की जरूरत नहीं है। तो सर हमने पीए कैलकुलेट किया नहीं, फिर हमने अलग अलग बैंड्स है क्योंकि हमारे पास टेबल है सर। एग्जाम में चीटिंग करके हम ये देख लेंगे कि नॉन सेविंग इनकम में 37,700 वाले बैंड में मेरे को 20% टैक्स भरना पड़ेगा सर। फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि जो नॉन सेविंग इनकम का नेचर है उसमें से मेरी जो इनकम है वो डायरेक्ट मैं 37,700 माइनस करूंगा, क्योंकि सर ये इनकम है 37,700 से ज्यादा बट 1,50,000 पाउंड से कम। तो जो 1,09,100 वाली होगी उसमें मैं 40% से नॉन सेविंग इनकम की लगा लूंगा। फिर सर मैं आऊंगा टेबल में सेविंग इनकम के इसमें, फिर मैं देखूंगा 1,50,000 से कम तो मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया 1,46,800 तक तो मैंने पहले टैक्स लायबिलिटी भर दी, क्योंकि वो कहां तक की थी सर? वो मेरी नॉन सेविंग इनकम की थी। तो सेविंग इनकम में मैं 1,50,000 पाउंड से माइनस कर दूंगा 1,46,800 और सर जो 3,200 बचेगा उस पर 40% मार दूंगा। फिर सर मेरी 1,50,000 से ज्यादा भी तो थी बट कितनी थी? तो हमने देखा कि सर 146,800 आप में से जो 6,700 बचा है उसमें से आपने मेरे को 3,200 पे पहले टैक्स लगवा दिया, अब मेरे को बचे हुए पे लगवा दो, तो मैंने 45% मार दी। ये जो वो अमाउंट है जो मेरा, आप डायरेक्ट देख लो ना, यहाँ पे देख लो, आप यहीं से निकाल लोगे। ये तो कैलकुलेशन है सर। मैं जब इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा ना सर, मैं इतना क्विकली करूंगा, मैं बता दूं आपको, मैं सर जल्दी से देख लूंगा कि पहले 37 पे मैं 20% मार दूं, मुझे पता है पीए वगैरह कुछ मिलना नहीं है, तो डायरेक्ट 37,000 पे, ये देखो 37,700 पे मैं 20% टैक्स लगा दूं सर। फिर मैं डायरेक्ट देखूंगी सर मेरी टोटल इनकम क्या आ रही है। ठीक है, उसमें सर आपने बताया था सर कि दोनों के केस में ये जो रेट है ना ये सेम रहेगा। अगर सर मेरा डिस्क्रिप्टिव है तो बात अलग है, अगर मेरे को एमसीक्यू टिकी करना है, अगर मुझे टिकी करना है सर, गोले ही मारना है, तो मैं तो डायरेक्ट देखूंगा ना कि सर 1 लाख, तो मैं क्या करूंगा सर, डायरेक्ट 1,50,000 लूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 37,700, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 40% से। तो सर ये जो आपने दो इसमें बांटा है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको शक लग रहा है तो कैलकुलेट करके देख लो, रोक लो मेरी वीडियो और कैलकुलेट करके देख लो, बिल्कुल आएगा सर। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट देखूंगा कि मेरी 1,50,000 से ज्यादा कितनी है सर, 3,500। तो ये जो डायरेक्ट 3,500 आया उसमें मैं 45% लगा दूंगा। ये आपको तरीका बदल जाना चाहिए। यहाँ पे मैं कर दूं, देखो इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे आया, अब भी कर देता है। देखो इन दोनों का कैलकुलेशन अब भी अपने यहाँ पे लिख लेंगे। ये सब आप है ना साथ में बुक में स्क्रिबल करते रहो, आपको एग्जाम के टाइम काफी हेल्प करेगा। तो इन दोनों का कैलकुलेशन मेरा 1,50,000 माइनस 37,700 आया, इसमें से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 40% कर दो, क्योंकि सर मेरे को पता है दोनों रेट है। अगर वो चेंज हो जाता तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता।
ठीक है। और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इसका जो कैलकुलेशन है सर ये कैसा आया, मैं डायरेक्ट करूंगा, मेरी जो टोटल इनकम थी ये यहाँ से मैंने ला ली 1,53,500, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1,50,000, 1,50,000। कैलकुलेशन में करना सर जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर यूज करके 3,500 में मैं डायरेक्ट 45% लगा दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकता है, बट ये आपको ये वे में लेके जाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है। कंप्यूटेशन विथ नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम। सर कितनी प्रैक्टिस कराओगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। एक अपन 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें, एक थोड़ा 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग अपने आप को रिफ्रेश कर लो। यस यस बच्चों, तो हम जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई कंप्यूटेशन विद नॉन सेविंग इनकम एंड सेविंग इनकम, इससे सर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। आप अगर देखोगे, अगर ये बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं जाएगी। एग्जाम में एनवायरमेंट अगर क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है जो अपना सेक्शन ए और बी में है, तो आप जल्दी से, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले समय कैलकुलेशन बताया, उसे यूज करके आप वो कर लेना। अगर आपका आता है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो फिर आपको ये सब थोड़ा जो अपन डिटेल में भी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम देखेंगे कि भाई मारगेरी, मारगेरी अच्छा नाम नहीं है, मैरी, मैरी ने हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 60,720, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट 1600 का और पाउंड है 12,000 पाउंड इनकी डिविडेंड इनकम। ठीक है सर। जल्दी से नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम आगे सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम आपने बताया सर, ट्रेडिंग इनकम इसमें है ही नहीं ना। एम्प्लॉयमेंट इनकम आगे 60,720, 1600 हमारी आगे सर सेविंग इनकम, फिर हमारे आगे सर डिविडेंड इनकम आपने बताया 12,000 की। सर मैं टोटल नेट इनकम निकाल लूं क्या? निकाल लो ना सर, 7430। अब आ गई अपनी वापस से काम वाली बात। सर 1 लाख पाउंड से कम है मेरी इनकम। सर पूरा पीए मिलने वाला है सर, पूरा पीए मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा 12,570 का। नॉन सेविंग इनकम में सर जो मेरी इनकम थी उसमें से पहले कटेगा, तो ये हो गया 12,000, फिर मेरी जो बच जाएगी टैक्सेबल इनकम। अब सर मुझे कुछ नहीं है बच्चों, कैलकुलेट करना है टैक्स। वापस अपने इसमें आ जाओ, समझ लो डिस्क्रिप्टिव, जल्दी से नॉन सेविंग इनकम में 20% लगा देना। ठीक है। फिर आप देखना कि भाई मेरी नॉन सेविंग इनकम कितनी बची है, 1,50,000 तक तो जा ही नहीं रही है, तो डायरेक्ट इसमें से 148, 150 में से 37,700 माइनस कर देना। फिर आना आप सर देखो ना 61,750 है, मतलब जो सेकंड बैंड था ना मेरा टैक्स का, सेकंड बैंड उसमें फॉलो हो रहा, तो पहले 500 पे नील रेट लगेगा सेविंग इनकम के, लग गया सर। फिर जो 1600 की मेरी सेविंग इनकम है सर, उसमें से 500 पे पहले ही भर चुका, तो 40% इसमें लगेगा। फिर मैं सर जाऊंगा 2,000 डिविडेंड इनकम, डिविडेंड नील रेट बैंड। हमने देखा था सर 2,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम होगी
फिर उसके बाद अगर हमने देखा जो 2000 से ज्यादा है, जो 12,000 माइनस 2000 10,000 है, उस पर 33.75। कुछ नहीं करना है बच्चों, एग्जाम में शांत मन रखना, इनकम को पहले बांट देना। इनकम को जैसे ही आपने बांट दिया, फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनकम बांटने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरी इनकम में कौन सा रेट लगेगा, कौन सा बैंड है, कोई पीए तो एप्लीकेबल है कि नहीं। पीए एप्लीकेबल होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई पीए एप्लीकेबल तो हो गया, बट इसमें सर मेरे कोई और कोई बेनिफिट तो नहीं है, नील लग जाएगा, नील तो लग गया, उसको भी आप एप्लीकेबल कर दो, फिर आप लगा देना। टैक्स रेट रेंज कितनी, कौन से केस में कितना टैक्स लगेगा सर, परसेंटेज क्या होगा, मत करना, बिकॉज वो आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा। वापस एक और एक्टिविटी करते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो है। एक काम करो बच्चों, अपने अभी धड़ाधड़ 3 इलस्ट्रेशंस किए हैं, ये बहुत इजी है, ये आपको करना, और आपको कोई भी दिक्कत आए मुझे परेशान बिल्कुल मत करना, कर लेना सर, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी इशू व्हाइल सॉल्विंग दिस एक्टिविटी इज वेरी सिंपल। इसका जो आंसर की है इट इज गिवन इन मोस्टली पेज नंबर 64। यू कैन चेक आफ्टर दिस चैप्टर। Once this chapter is over, you will find in every chapter जो भी एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटी आंसर की वो चैप्टर के एंड में दी गई होती है। सर अब नया से कोई कंसेप्ट पढ़ा दो, ये आप वो ट्राई कीजिए, बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इससे भी अच्छे अच्छे टाइप के हमने अभी पढ़े हैं ऑलरेडी। सर कहाँ चले गए? यस सर। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तीन एक्टिविटी 3 इलस्ट्रेशन अपन करे, अब 3 आप अपन करो। अब देखिए भाई ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफरेबल पर्सनल अलाउंस एंड इंडिविजुअल, ये क्या बोलता है देखिए सर, एकदम शादी वादी को इतना सीरियसली लिया है सर इन्होंने। एन इंडिविजुअल कैन इलेक्ट टू ट्रांसफर 1260 मतलब 1260 pound of their PA to their spouse or civil partner if certain conditions are met. This is sometimes known as the marriage allowance. बोले शादी करने का फायदा बताएंगे हम, अगर शादी कर ली ना तो 12,160 पाउंड जो है आपका पीए का, इसका नेचर हम ट्रांसफरेबल बना देंगे। ट्रांसफरेबल बना देंगे मतलब जो आपका स्पाउस है, अगर मेरी वाइफ है, उसको लग रहा है कि भाई मेरी इनकम ज्यादा है, उसको वो पीए की जरूरत भी नहीं है, उसकी इनकम ही नहीं है, बट वो पीए ट्रांसफर कर सकती है 1260 के लेवल तक। तो एग्जाम फोकस पॉइंट इन्होंने क्या बोला, ओए कहाँ पहुंच गए सर, कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं सर। एक क्लिक से सर देखो वापस अपन आ गए। जिंदगी में भी सर ऐसा कुछ अगर अपन कर लिया जाए, एक गलती है ना हमें बहुत भारी पड़ती है, पूरा किया गया, पूरा जो सब बैक टू पवेलियन हो जाता है, जहां से स्टार्ट किया सर, जहां से शुरुआत करी वहां हो जाता है। तो बच्चों लाइफ में जो डिसीजंस लेते हो ना, एकदम सोच समझ के लिया करो, ठीक है सर। कुछ भी चीज कहीं से भी लिंक कर देते हो आप सर। यस, सर मैरिज अलाउंस, मैरिज वेरिज की बातें कर रहे थे, उस पर आ जाइए ना सर। आ गए सर बच्चों, वापस आ गए। फिर हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसफरेबल मैरिज अलाउंस आपने बता दिया 1260 पाउंड्स को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं अपने स्पाउस पे। द ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पीए विल बी गिवन टू यू इन द टैक्स रेट एंड अलाउंस अवेलेबल इन द एग्जाम। ये भी सर इतना तो सर लर्न कर सकते हैं, इतने बुद्धू थोड़ी ना है, कुछ लर्न करने नहीं देंगे, ना टैक्स रेट ना रेंज, कुछ नहीं। गवर्नमेंट एग्जाम देगी, जब आप एग्जाम दोगे एग्जाम में ये देगी आपको, एग्जाम में आपको देगी, ठीक है। चलो, नाइदर द स्पाउस विल पार्टनर मेकिंग द ट्रांसफर नॉट द रिसीविंग द ट्रांसफर कैन बी हायर रेट ऑन। तो देखो भाई जो ना रिसीव कर रहा है, जो बेसिक रेट बैंड में फॉलो होना चाहिए, तो आप ये कंसिडर कर लो, ये कैन बी हायर रेट ऑन, नहीं तो बेसिक प्रिंसिपल है इसका, पहला एक चेक कर लेना। both the parties should be basic rate band वाली, ये सर बेसिक रेट बैंड वाली होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये आप वहां पे लिख लो। The spouse or partner receiving the transfer does not have an increased PA. It's entitled to a tax reducer of 252. The tax reducer reduces the individual tax liability. सर वो क्या बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट पीए वीए का सब कैलकुलेशन आप पूरे, मेरा इतना प्यारा फॉर्मा बना के रखा है सर, उसमें पीए हमने जो 12,070 आप बता के रखा है, उसमें से आप ये इसको ऐड करोगे, ये सब मत करना। अब डायरेक्ट 1260 पे 20% निकालना और ये डायरेक्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को देनी है उसे उससे माइनस कर देना, ठीक है सर।
आपने कंसेप्ट समझा दिया, एक इलस्ट्रेशन कर लें। हाँ सर, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या दिया है देखते हैं, ठीक है। एलेक एंड बेरता आर अ मैरिड कपल। क्या नाम है सर, अपन इसका भी नामकरण कर देंगे सर। एरिक वेरिक तो जमते ही नहीं है, इसको बता देंगे अपन रमेश, हीना। हीना, रमेश एंड हीना आर अ मैरिड कपल, ठीक है। इसको आर कर दो रमेश, इसको कर दो एच हीना। तो रमेश एंड हीना आर अ मैरिड कपल इन द टैक्स ईयर 2022। जो अपना एलिक है, जो अपना रमेश है, उसने नेट इनकम कमाई है 11,220 पाउंड की, एंड हीना ने नेट इनकम कमाई है 26,570 पाउंड की। ऑल देयर इनकम इज नॉट नॉन सेविंग इनकम। इन्होंने डायरेक्ट बता दिया सर, ज्यादा कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं है इन दोनों की। इन्होंने सर अपनी जिंदगी में शादी तो कर ली, कुछ सेव नहीं किया, कोई सेविंग इनकम कमाई ही नहीं, ये बता रहे हैं। एलेक हैज मेड एन इलेक्शन टू ट्रांसफर पार्ट ऑफ हिज पीए टू बेरता। अब एलेक क्या बोलता है, देखो भाई मेरा बेरता को दे दो। तो अपना जो रमेश कि वो अपना ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जो रमेश है उसकी नॉन सेविंग इनकम 11,200 बताइए, तो उसने दे दिया है, ठीक है। तो उसकी रिड्यूस होकर हो जाएगी 12,570, ठीक है। वो 570 उसकी 12,570 ये इसने क्यों किया होगा सर, आप समझो बच्चों। जो रमेश है ना, रमेश, जो हमारा रमेश है, बहुत शातिर है। इसको समझ गया था कि सर मेरी जो पर्सनल अलाउंस है ना 12,570, सर उतनी तो मेरी इनकम ही नहीं है। क्या माइनस करूंगा सर मैं, क्या माइनस करूंगा? जब मेरी इतनी इनकम ही नहीं है तो मैं बेनिफिट क्यों फॉरगोन कर दूं? जब मेरी इतनी इनकम ही नहीं है तो मैं माइनस कर देता तो जीरो हो जाता। एक काम करता हूँ ना सर, ये जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना, यूके गवर्नमेंट ने, क्या 1,260 तक ट्रांसफर करते हैं, उसको कैलकुलेट करता हूँ सर। तो सर मैंने अपनी इनकम में से, मैंने अपने पीए में से जो 12,570 का है सर, ये क्यों किया होगा एलेक ने? क्योंकि उसने देखा सर कि मेरा 12,570 में से माइनस कर दूंगा 1,260, तो जो मेरा यहाँ पे 11,310 है ना सर, ये फिर भी मेरी इनकम से ज्यादा है सर, ये फिर भी मेरी इनकम से ज्यादा है। मैंने ट्रांसफर भी कर दिया, मेरे को भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी बीवी को अब देखना सर, जो मैंने ट्रांसफर किया है, हमने देखा कि उसको 20% से मल्टीप्लाई करके मेरे स्पाउस की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो सर उसकी लाइबिलिटी कम कर दूंगा मैं। देखो आप सर, ये जो है ना हीना, हीनी की लाइबिलिटी कितनी थी, पहले इनकम बता दी हमने सर 26,570, तो पीए मिलेगा सर। स्पाउस है तो क्या हुआ, जब टैक्स अलग अलग ले रहे हो सर, तो मेरे को जो बेनिफिट दे रही है सर पीए के नाम पे, पीए के नाम पे जो 12,570 का बेनिफिट है वो भी अलग अलग मिलेगा। तो पहले मैंने वो कैलकुलेट कर दिया सर, आपने ऊपर बताया था सर इसमें ऐड कर दो ना, मैंने तो ट्रांसफर किया। नहीं बच्चों, गवर्नमेंट बोलती है इसकी जो पीए है उसको छेड़ाछाड़ी मत करो, आप छेड़ाछाड़ी मत करो, आप पहले जो नॉर्मल पीए उसको माइनस करो, 14,000 पे लाओ सर। इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दो, 14,000 इंटू 20%, 2,800। फिर सर आपने बोला था कि जो मैंने 1,260 माइनस किया है, ट्रांसफर किया है, उसमें 20% निकालो, 252 उसको माइनस कर दो। अब समझ में आया सर। मतलब अगर मैं कपल हूं, मैरिड कपल हूं, और मैंने देखा कि भाई मेरी बीवी का, मराठी में यहाँ पे बोलते हैं बायको, अगर वो कम पैसा कमाती, ज्यादा पैसे कमाती है मेरे से, कितनी अच्छी बात है सर। मैं ये देख लूंगा कि जो मेरा पीए है, मेरे को पता है वो 12,570 है, और वो मेरे लिए एलिजिबल भी है। आई एम एलिजिबल टू अवेल द पर्सनल अलाउंस गिवन बाय द यूके गवर्नमेंट। अगर मैं एलिजिबल हूं तो मैं ये देख लूंगा सर कि मेरी इनकम अगर कम है ना, तो मेरे जो थोड़ा एक्स्ट्रा है सर, 2,000 पाउंड एक्स्ट्रा था, कुछ नहीं कर सकते, आपको कितना देना है, ओनली 1,260 पाउंड आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा सर जो 2,000 पाउंड एक्स्ट्रा था वो तो सिर्फ 12,060 तक का है। तो मैं हमेशा ये देख लूंगा जो मेरा एक्स्ट्रा अगर है, जो मेरा पीए, तो उसमें से मैं 1,260 पास कर दूंगा मेरी स्पाउस को, जो बहुत पैसा कमाती है, उसको 20% का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, और फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि ये बेसिक रेट बैंड वाले होने चाहिए। सर मेरी जो बाइको है वो बेसिक रेट, मतलब जो मेरी वाइफ है, मेरी स्पाउस है, वो बेसिक रेट वाली है, बट मैं एडिशनल रेट हूं, या मेरी स्पाउस, मैं बेसिक रेट हूं सर, मैं गरीब आदमी, मैं कम पैसे कमाता हूं, मेरी स्पाउस एडिशनल रेट वाली है। दोनों में से अगर कोई भी
बेसिक रेट नहीं हुआ तो ये आपको ट्रांसफर करने का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगी। इसके ऊपर एक एक्टिविटी है छोटी सी एकदम बढ़िया, तो ये कितना है वो सब कुछ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और यस सर, अब एक सर एक और कंसेप्ट पढ़ लें, हमारा गिफ्ट एड का क्या होता है। इसके बाद सर एक गिफ्ट एड का इलस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्टिविटी सर मैं खुद कर लूंगा क्योंकि आपने बता दिया, फिर हम क्वालिफाइंग इंटरेस्ट करेंगे, फिर हमारा सर और क्या क्या बचा है, इतना चीजें बचा है, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं आज की क्लास में हम और कर लेते हैं गिफ्ट एड, गिफ्ट एड का कंसेप्ट और पढ़ते हैं क्या होता है सर। तो की टर्म one off and regular charitable gifts of money qualifying for tax relief under gift aid scheme provided that the donor gives the charity a gift aid declaration। सर ये ना गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है, क्योंकि सर मैं गिफ्ट दे रहा हूं ना, गिफ्ट दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, वन ऑफ मतलब कभी कभी एक बार में मन किया तो, रेगुलर हमेशा मन करता है। One of your regular charitable gifts of money qualifying for tax relief under a gift aid scheme provided, ये तो क्या है सर ये देखते हैं। A gift aid donation is treated as though it is paid net of basic rate 20%, ठीक है। This gives basic rate tax relief when the payment is made, तो सर ये basic rate tax का relief मिल जाएगा पूरा, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। If the taxpayer wants the charity to receive a donation of pound, they will only need to make a payment to the charity of 800. The charity reclaims the 20% tax relief that a taxpayer has received and resulting in a gross gift of 1000 pound, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं ना सर, आपको 20% का हम बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो कैसे बेनिफिट देंगे सर, आपको है ना ये 1000 रुपए का हम लोग डोनेशन दिखा तो देंगे, आपको सर एक्चुअल में ना 800 ही देने हैं उन्हें, ठीक है। तो ये बताएगा कि 1000 आपने दिए तो बट आपको 1000 आपने इनकम टैक्स वालों को दिखाए, उन्होंने आपको बेनिफिट जो ये लोग देने वाले हैं वो 1000 पे दिया, बट एक्चुअल में आपको इनको देना है सिर्फ 800। दैट मींस 20% का बेनिफिट मिल गया। बेनिफिट मतलब इनकम टैक्स जो इनका जो टैक्स है, जो यूके का टैक्स है, उसमें ले तो लिया इन्होंने 1000 पाउंड का इफेक्ट, बट मेरे को इवेंचुअली 800 पाउंड देने पड़े, है ना सर। ये तो बढ़िया कंसेप्ट है। फिर हायर एंड एडिशनल, तो जो बेसिक रेट वाला है उसने नेट बेसिक रेट 20% ले लिया, हायर एंड एडिशनल रेट की सर अपने बेसिक रेट की बात कर दी, तो इन्होंने क्या बोला, एक काम करें, ये है ना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कवर्ड है, इतना सारा टेक्स्ट पढ़ने से अच्छा मैं डायरेक्टली आपको इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ, बहुत ही आसान होगा, ठीक है, बहुत ही आसान होगा। तो गिफ्ट एड बेसिक रेट बैंड एंड एडजस्टेड नेट इनकम, ये क्या बोलता है, मार्गरेटा पिज्जा है कि नाम है भाई, अर्न्स अ सैलरी ऑफ 23 सी मेड अ गिफ्ट एड डोनेशन ऑफ 5000 नेट, उन्होंने डोनेशन दिया। नेट वर्ड का यूज क्या होता है सर, अभी मैं देखता हूं। उसकी इनकम सर 1 लाख से ज्यादा है, पैसे कमाती है, तो देखो सर मार्गरेटा पिज्जा क्या बोलती है, उनकी नॉन सेविंग इनकम है 1 लाख पाउंड। अब देखो सर हम अपना पीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो पीए का भी रिवीजन हो जाएगा। अब भाई काम वाली बात सर 1 लाख पाउंड से ज्यादा है, ठीक है, बट 1,25,170 से तो कम। हाँ सर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक्सेस निकालूंगा पीए का कैलकुलेशन में, चलो एक्सेस निकालते हैं, ठीक है, एक्सेस निकाल दिया। अब सर देखो एक और बात बताओ, आपने बताया कि उसने नेट कितना दिया है, 5000 उनको दिया है। सर ये कौन से रेट में फॉल होती है सर, देखो पीए का आपको जब कैलकुलेशन करना है तो नेट इनकम इसकी कितनी है, 1,12,000, आपको लेस डोनेशन देना है। अब सर कैसे लेना पड़ेगा, तो मैंने 5000 तो दिया बट वो तो नेट था, एक्चुअल में मेरे को कंसिडरेशन कितना होगा सर, आपने बोला था जो कैलकुलेशन होगा उसमें कितना कैलकुलेशन, हायर वर्जन मैंने दिया 800 बट एक्चुअली 1000, तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 80। भाई ये बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। अगर आपने बोला था सर कि मेरे को कंसिडरेशन टैक्स लॉ में 1000 का होगा बट इवेंचुअली मेरे को चैरिटेबल ट्रस्ट को सिर्फ 800 देने पड़ेंगे,
तो अगर मेरे को यहाँ दिख के आ रहा है कि सर इसने 5000 नेट दिया है, दैट मीन जो 80 रेशियो में, जो 80 से आपको किसको रिलेट करना पड़ेगा, 5000 को, तो आपको 100 पे लाना है तो कैसे करना पड़ेगा सर, बहुत मैथ्स है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर और 80 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 6250 आ गया। अब मेरी एडजस्टेड नेट आ गई सर, अब मेरी एडजस्टेड नेट इनकम आ गई 105750। इसमें से मेरे लिमिट जो है 1 लाख की माइनस कर दी। क्यों सर, क्योंकि मेरे को पीए तो कैलकुलेट करना है, 1 लाख से ज्यादा कितना है सर, 5750 है, तो मैंने डायरेक्ट 5750 का आधा लिया, पीए मेरा 12570 में माइनस वो कर दिया और मेरा पीए जो एलिजिबल है वो 9695 आ गया। ठीक है सर, 9695 आ गया। सर अब मुझे जो टैक्स देना है तो बेसिक रेट पे मुझे 20% लग जाएगा, दैट मीन्स वर्किंग 2। सर यहाँ तो 37,700 आना चाहिए। नहीं बच्चों, कुछ तो है ना इसमें, ये जो कंसेप्ट है अभी हम देखेंगे। देखो 37,700 आ गया, बट इसने तो बताया कि सर इसकी इनकम भी तो थी जो बेसिक रेट में ट्रीट होनी चाहिए, दैट मीन्स उसकी जो इनकम है 5000 वापस से आपने उसको रेशियो में ला दिया और उसको फिर 37,700 से प्लस करके 43,950 में ला लिया, तो 43,950 20% हो जाएगा। हायर रेट जो बचेगा 58,355 आपका 40% में हो जाएगा। सर ये कैसे कैलकुलेट किया, 102,305 माइनस 43,950 से कैलकुलेट किया। सर अब आपने तो एक बता दिया कि इसमें कैसे होगा, ये बेसिक रेट में होगा। अब आप ये बता दो कि इसमें इन्होंने क्या दिया था। सर देखो बेसिक रेट, अ गिफ्टेड डोनेशन इज ट्रीटेड एज इट इज पेड नेट ऑफ बेसिक रेट। अगर आपने गिफ्टेड डोनेशन दिया तो उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो बेसिक रेट हो दिया, 1000 रुपए ट्रीट करना है, 1000 रुपए ट्रीट करना है, बट आपको इवेंचुअली 800 ही देना पड़ेगा। हायर एंड एडिशनल रेट given in the personal tax computation by increasing the donor's basic limit and higher rate limit by the gross amount of the gift। सर पहला वाला आपने बता दिया, तो फिर जो नीचे हमने किया था ना, जो हमने बेसिक रेट जो उसकी बेसिक बैंड की है, क्या बोलते हैं, जो आपको बेसिक रेट बैंड की है उसको लिमिट को इंक्रीज कर दो। इसलिए अब समझ में आया सर, जो आपने यहाँ पे हमेशा से तो आप 37,700 पे लगाते थे, बट अब सर आपने कैसे लगाया, 950 पे सर 20% का जो बेसिक रेट स्लैब है ना वो 43 पे लगाया। तो जो इंक्रीज हुआ है ना, जो ये 37,700 से जो इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ तक आया है, वो किस वजह से आया है, वो सर ये जो डोनेशन का जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना सर, उसकी वजह से आया है। अब समझ में आया सर कि जो पर्सनल टैक्स कैलकुलेट अगर आप तो जो इनका जो बेसिक रेट लिमिट है एंड हायर रेट लिमिट है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ गिफ्ट से। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने जैसे बताया, टू अराइव एट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द गिफ्ट यू विल मल्टीप्लाई द अमाउंट पेड बाय 10 into 80। सर तो वो बोल रहा है कि आप डायरेक्ट 100 इंटू, क्योंकि 20% वाला बेनिफिट देना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 कर लो। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने दिया है नेट ये, तो हमने ऊपर कैलकुलेट करके दिया, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द बेसिक रेट लिमिट इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑन विच बेसिक रेट टैक्स इज एप्लीकेबल। क्योंकि आपने अच्छा काम दिया है तो आपको बेसिक रेट टैक्स के जो बैंड है, जो हमने देखा था सर, वो जो टेबल में जो कम था वो हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एक्सटेंडिंग द बेसिक रेट टैक्स। अगर कहीं पे रेफरेंस आया कि भाई प्लीज अप्लाई द एक्सटेंडिंग द बेसिक रेट बैंड, तो आपको ये याद आना चाहिए। नो एडिशनल रिलीफ इज ड्यू फॉर बेसिक इंक्रीजिंग द बेसिक रेलिवेंट टैक्स टैक्सेबल इनकम इसमें। सो ये क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग। सर एक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो पूरा पूरा पढ़ा दोगे क्या? बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो देखो, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द हायर रेट लिमिट इज सिंपली टू प्रिजर्व द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑन विच हायर रेट टैक्स इज पेबल। तो वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज करने का इफेक्ट यही होगा कि जो हायर रेट बैंड है ना, उसके अमाउंट को प्रिजर्व कर दिया जाए, मतलब थोड़ा उस पर कम अमाउंट पे वो वाला बैंड लगे। नो एडिशनल रिलीफ इज ड्यू फॉर बेसिक रेट टैक्स पेयर, इंक्रीजिंग द बेसिक रेट लिमिट इज इररेलेवेंट एट टैक्सेबल इनकम इज बिलो दिस लिमिट। ठीक है, ये इररेलेवेंट हो जाएगा जब टैक्स, ऑब्वियसली सर जब मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम मेरी 37,700 से कम ही है, तो मैं इसको बैंड को बढ़ाऊं या कम करूं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कम है। ठीक है, द ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द एडजस्टेबल टेन इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टेपरिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस। जब भी हम वो टेपरिंग वाला, असर टेपरिंग क्या होता है, 1 लाख पाउंड से ज्यादा है, बट हमने देखा था कि 1,25,140 पाउंड से कम है,
टेपरिंग के टाइम पे एडजस्ट करेगा पहले नेट इनकम से। ये अपने को आप जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझ जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब सर अपन देखते हैं ये कंसेप्ट दिया गिफ्टेड, सर मैं खुद करके दूंगा, कोई दिक्कत। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एंड क्वालिफाइंग लोन, कहीं पे क्वालिफाइंग मतलब कोई चीज को क्वालिफाई कर रहा है, किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है कि सर अगर आपने कहीं से कुछ इंटरेस्ट कमाया, कुछ कमाया ना, तो हम आपकी इनकम थोड़ा कम कर सकते हैं, आपकी जो टैक्सेबल इनकम जो आपके प्रोफोर्मा के हिसाब से आ रही है उसको हम कम कर सकते हैं, अगर आप कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम ये आपके कमाए हुए इंटरेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे। तो वो क्या है सर? वो क्या है बच्चों, ये देखते हैं जल्दी से। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एंड क्वालिफाइंग लोन, इंटरेस्ट पेड ग्रॉस ऑन द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कौन सा है? लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट बोल रही है कि बच्चों तुमने अगर पैसा लगाया किस चीज में? प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं था। कितनी बड़ी सोच है आपकी, खुद पैसा नहीं है फिर भी अपनी कंट्री में एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो वो बोल रही है इसके लिए जो आपको लोन लगेगा ना, तो उसके जो इंटरेस्ट है वो हम टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस कर देंगे। सॉरी। फिर क्या बोलती है सर कि जो अगर आपको पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करनी है सर, कोई भी चीज अकेले करने जाओ ना, होता नहीं है सर। मैंने कंसेप्ट पढ़ता है यूनिटी है स्ट्रेंथ, ठीक है सर। तो यूनिटी है, तो मैं ना एक बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया आया था सर, बट फिर मैंने देखा कि भाई ये बिजनेस तो मैं कर लूंगा, बहुत अच्छा आइडिया है, बट मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो सर मैंने क्या किया, एक मेरे दोस्त को लिया कि भाई तू आ मेरे साथ काम कर, अपन एक पार्टनरशिप फॉलो करेंगे, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, एक साथ काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। यूके की गवर्नमेंट चाहती भी है कि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ऐसे ऐसे पार्टनरशिप बढ़े, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, इससे मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप तो कर ली सर, बट पार्टनरशिप फ्री में थोड़ी ना होगी सर। मेरा सामने वाला बंदा बोल रहा है मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ ये पार्टनरशिप में, तू भी तो कुछ पैसे दे। सर आइडिया तो था बट सर पैसे नहीं थे, उसके लिए लोन लिया है। तो यूके गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इसलिए जो तुमने लोन लिया है ना, इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा, जो लोन लिया है इन्वेस्ट करने के लिए पार्टनरशिप में, इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा उस पर भी हम बेनिफिट देंगे। फिर बोलती है लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी। सर कोई एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी होती है ना, उसके लिए मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट इन, तो लोन टू बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे वो इंटरेस्ट से कंफ्यूज मत, तो इंटरेस्ट मतलब उसको खरीदने के लिए या कुछ पार्ट लेने के लिए अगर मैंने लिया है तो मेरे को उसमें भी आएगा। लोन टू इन्वेस्ट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंडास बहुत अच्छे होते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे एजेंडा और गोल के लिए वो सेटअप होती है, तो उसमें भी अगर आप करोगे तो इसेंशियल रीडिंग क्या बोलता है भाई, ये तो ठीक है, कुछ नहीं है, ज्ञान होता है जो मैं आपको वैसे भी देता हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नॉन सेविंग इनकम फर्स्ट, देन सेविंग इनकम एंड लास्टली फ्रॉम द डिविडेंड इनकम। सर ये फ्लो तो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। एक काम करेंगे, जहां से भी है ना, तो पहले भी जहां पे केस हुआ इसको बस ऐसे लिख दिया करना इनकम से, सो दैट आपको याद रहे एग्जाम के टाइम पे। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, ठीक है। मैरिड कपल्स इन अ सिविल पार्टनरशिप, वापस सर इंटरेस्टिंग बात है। अब वापस से गवर्नमेंट बोलती है भाई जो मैरिड कपल्स हैं, जो कपल है जो सिविल पार्टनरशिप में है, मतलब लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप में है, वो वाले पार्टनरशिप में नहीं सर, बिजनेस वाले प्यार वाले पार्टनरशिप में, लॉ के हिसाब से भी प्यार वाली पार्टनरशिप होती है। तो स्पाउसेज एंड सिविल पार्टनर्स, सर मेरी बीवी है सर, मेरे से टैक्स लो या उससे टैक्स लो सर, दोनों से टैक्स मत लेना। क्यों नहीं लेना? आप दोनों तो इनकम कमा रहे हो, आप बीवी को गोद में लेके तो नहीं चलते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मेरे को बनाना है, गवर्नमेंट बोली जब मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो रोड तो आपकी बीवी भी यूज करेगी, फ्लाईओवर पे तो वो भी चढ़ेगी, ठीक है। आप एक ही तो साथ जाओगे नहीं, हमेशा तो नहीं जाओगे। तो गवर्नमेंट बोल रही यू आर ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ओके, वी विल गिव यू बेनिफिट ऑफ पीए एंड एवरीथिंग इंडिविजुअली, दैट दे हैव ऑलरेडी मेंशन, हमने पढ़ा था। बट आपको जब टैक्स भरना है ना, तो उस केसेस में भी इंडिविजुअल माना जाएंगे। सो उन्होंने बताया इज एंटाइटल टू पीए डिपेंडिंग ऑन द इनकम, ईच स्पाउस यूजेस देयर मेन। तो इसमें जो नील रेट बैंड था, सेविंग इनकम का नील रेट बैंड था, डिविडेंड का नील रेट बैंड था, ये सब इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स आपको
टैक्स भी इंडिविजुअल दे रहे हैं, बट जो बेनिफिट दिया है कहीं पे पीए के फॉर्म में या नील रेट बैंड के फॉर्म में, वो भी आपको इंडिविजुअली हम देंगे। सर पैसा तो कमा रहे हैं, मेरी जो स्पाउस है, मेरी जो वाइफ है, हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं। सर एक जगह इन्वेस्ट किया है साथ में मिलके, बोले इस ऐसी चीजों में भी साथ है, धंधे में भी साथ रहेंगे। तो सर जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी कुछ रहेगी तो उससे तो पहले डीन माना जाएगा कि 50-50% हिस्सा है, तो आपकी जो इनकम उससे आ रही है उसको 50-50% बांट लिया जाएगा। बट इन एनी केस अगर आप बोलते हो कि भाई नहीं 50% नहीं, मेरे को 60% या मेरी बीवी को 60%, ऐसे कुछ तो भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एचएमआरसी को। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट। इसको सिर्फ आप याद रखना कि भाई इंडिविजुअल ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया कि एक साथ इनकम इनका कैलकुलेशन होगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअली माना जाएगा, जो भी बेनिफिट है वो भी इंडिविजुअली इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज, कुछ चाइल्ड बेनिफिट होता है सर। यूके गवर्नमेंट बोलती है अगर आप अपना बच्चा पाल रहे हो ना, उसके लिए हम कुछ आपको पैसा देंगे, उसका कुछ एक सेपरेट लॉ है सर, वो लॉ भी तो पढ़ाओ सर। आप तो डायरेक्ट वो पढ़ा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है बच्चों, एग्जाम में दिया जाएगा चाइल्ड बेनिफिट इतना पैसा मिला, ये पेरेंट को इतना पैसा मिला, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो लॉ के हिसाब से हुआ। वो लॉ जो पैसा दे रहा है उनको पढ़ने की जरूरत है, हमें नहीं, हमें सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बात होगी कि जो चाइल्ड बेनिफिट होगा, ठीक है, तो चाइल्ड बेनिफिट होगा एडजस्टेड नेट इनकम ओवर 5,000 पाउंड इन अ टैक्स ईयर। अभी क्या होगा ना बच्चों, कोई भी पेरेंट ने, आप ये सोचो कि टैक्स पेयर, चाइल्ड बेनिफिट तो उसको मिलेगा ना, उसका बच्चा है, तो ये इन्होंने टैक्स पेयर का डायरेक्ट इसका रेफरेंस ले सकते हो। तो इनकम टैक्स चार्ज अप्लाइज इफ अ टैक्स पेयर रिसीव चाइल्ड बेनिफिट, उसको इनकम टैक्स लगेगा अगर एक टैक्स पेयर जो कोई पेरेंट है वो चाइल्ड बेनिफिट उसको मिल रहा है। बट सर कोई लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं सर, उनको भी ये गवर्नमेंट चाइल्ड बेनिफिट दे रही है, जरूरत ही नहीं है सर, बच्चा खुद ही पाल सकते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे बच्चे पाल सकते हैं सर, इनको तो बेनिफिट की जरूरत नहीं थी। इसलिए यूके टैक्स गवर्नमेंट को ये समझ गया, तो इन्होंने देखो क्या प्रोविजन निकाला कि भाई आप ब्रीफली अगर आपको बता दूं कि अगर इफ ए टैक्स पेयर हैज एन नेट income adjusted over 60,000, the charge is equal to the full amount of child benefit received. इतनी अच्छी चीज से रिलेटेड पैसा मिला है सर, इतनी अच्छी चीज से रिलेटेड पैसा मिला है, बट वो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 60,000 पाउंड से ऊपर हुई ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है आपको, पूरा टैक्स लगना है जितना आपने दिया, जितना लगना चाहिए, कोई आपको बेनिफिट नहीं देंगे। आप ये मत लेके आ जाना सर ये मेरे को मेरी जो ये इनकम है ये तो चाइल्ड बेनिफिट वाली है, गवर्नमेंट से तो आई है, या मुझे तो ये स्कीम के अंदर मिली है। सर 60,000 पाउंड से ज्यादा आप कमा रहे हो, आपको इसमें कोई, हम लोग जितना टैक्स लगना चाहिए उतना टैक्स लगाएंगे। बट इफ अ टैक्स पेयर इज एडजस्टेड बिटवीन 50,000 पाउंड टू 60,000 पाउंड, the charge is 1% of the child benefit amount for each 100 pound. ठीक है, इनकम इन एक्सेस ऑफ 50,000 पाउंड। अब ये क्या बोल रहे हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, आप ये देख लेना, जब भी मेरा जो इनकम है वो 50,000 पाउंड से ज्यादा है, ठीक है, और मेरे को चाइल्ड बेनिफिट भी मिला है, जो चाइल्ड बेनिफिट मुझे मिला है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 50,000 के जो एक्सेस में मेरा टोटल एडजस्टेड इनकम आ रही है उसमें से डिवाइड कर देना उसको 100 पाउंड से और उसको 1% से मल्टीप्लाई कर देना। तो एग्जाम ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ठीक है, ये पता है हमको कि दिया हुआ जाएगा। सो आप ये, इफ बोथ पार्टनर्स आर एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ 50,000, द पार्टनर विद द हायर एडजस्टेड नेट इनकम इज लायबल फॉर द चार्ज। सर टैक्स अलग अलग लगा रहे हो इंडिविजुअली, ठीक है, आपने बताया पीए वगैरह का बेनिफिट अलग अलग दे रहे हो सर, बट बच्चा तो हमारा साथ का है, उसको अलग अलग थोड़ी ना करेंगे, इसका बच्चा है तेरा बच्चा है मेरा नहीं, वाइफ बोलेगी मेरा बच्चा है तेरा नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो बच्चा तो सर क्या दोनों जगह, यहाँ पे जो एक ही बच्चा, और गवर्नमेंट ने तो सर एक ही बच्चे के लिए जो हमको टैक्स ये दिया है ना, चाइल्ड बेनिफिट का जो पैसा दिया है वो एक ही बच्चे के लिए दिया है, तो सर मेरे को भी टैक्स लगा लो, आप मेरी वाइफ को भी टैक्स लगा लो सर, टैक्स ही टैक्स ले लो। नहीं बच्चों, जहां जिसकी हायर नेट एडजस्टेड इनकम रहेगी उसको ये टैक्स लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, देखिए सर ये आपने छोड़ दिया कि पार्टनर क्या होता है, कोई मतलब नहीं पड़ गया, स्पाउस या सिविल पार्टनर और अनमैरिड कपल, वहां हर तरीके के अरेंजमेंट को बना देंगे भाई, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको इसे कैलकुलेशन आना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, आपको मजा आ जाएगा। समंथा इज अ डाइवोर्स एंड हैज 2 चिल्ड्रन एज 10 and 6, 2 बच्चे हैं भाई जो समर्थ
है, उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 10 साल का, दूसरा बच्चा है 6 साल का, ठीक है। शी हैज अ नेट इनकम ऑफ 56,000 पाउंड in 2020. Samantha made personal pension contribution to 4,500 pound during 2022 and 23. She received child benefit of 1,828. अब क्या बोलेंगे सर? अब जो ये पर्सनल अलाउंस का है सर, ये आपने लेस कैसे करा दिया? हमको तो पता ही नहीं था सर। ये कंट्रीब्यूशन लेस होता है रिलीफ वगैरह के, इससे जो हमारा आगे जाके कवर होगा। अभी के लिए आप इसको माइनस कर दो, कर दिया। एडजस्टेड नेट इनकम हमने बता दी 51,500 हो गई, ठीक है। अब सर 51,500 हो गई, फिर उन्होंने बोला है सी रिसीव चाइल्ड बेनिफिट ऑफ 18 to 80, तो हम क्या किया करेंगे सर? एक्सेस देखें पहले कि 5,000 से ऊपर कितना है, ठीक है। हमने देख लिया वो 1,500 है सर। आपने बोला था 1,500 को 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो अपन ने 1,500 को 100 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, तो मेरा 15 आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर? 15 पाउंड लूंगा। मेरा जो चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं 1% लगा दूंगा। मेरे को कितना मिला है? 1828 का, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, ठीक है। तो मेरा जो टैक्स चार्ज है ना सर, ये मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो मेरे को वो मिला है मल्टीप्लाई बाय 15। सर 15 कैसा है जो मैंने कहा? ट्यूटोरियल नोट। ये क्या बोलते हैं? Samantha had made an extra gross personal pension contribution of 1,500 during a year. Her adjusted would have not exceeded 50,000 and she would not have been subject to the child benefit income tax charge. तो मेरा जो child benefit income tax charge है ना सर, ये उसको भरना ही नहीं पड़ता अगर उसकी इनकम 50,000 पाउंड से एक्सीड हो जाती तो, ठीक है। अपने केस में 60,000 पाउंड से तो भाई जितना कैलकुलेशन होता है नॉर्मल ट्रीट कर लिया जाएगा, मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि भाई अगर 50,000 पाउंड से ज्यादा है तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो 50,000 पाउंड से ज्यादा है बट 60,000 पाउंड से कम है, वो एक्सेस को निकाल लो, डिवाइड करो 100 से, तो जो मल्टीप्लायर आएगा वो मल्टीप्लायर को चाइल्ड बेनिफिट चार्ज से मल्टीप्लाई करो और 1% उस पर निकाल दो, 274 रुपए आएगा। तो उसने चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज ही उनसे मांगा था। ओके, अच्छा इजी है, बढ़िया है। तो ये कंसेप्ट था चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज। इसके साथ एक काम करते हैं, आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद सर आपने बताया था कि एक्रूड इनकम स्कीम अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सर नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टली। तो एक काम करें, एक्रूड इनकम स्कीम भी कवर कर ही ले। एक ही चार्ज बचा है सर, एक ही तो बचा है, कर ही लो ना सर। एक्टिविटी तो मैं कर लूंगा। एक्रूड इनकम स्कीम, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि भाई गवर्नमेंट है ना, आपको बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट को आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड तो भी करनी है, बट उनको और सारे बिजनेसेस भी करने हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट भी करने, उन्हें पैसे की जरूरत भी है। तो एक और तरीका है, वो बोल रही है कि अब हमारे ऊपर पैसा लगाओ, हमको सेव करके दो पैसा, हम आपको रिस्क फ्री। यार गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? तो गवर्नमेंट बोल रही है आप हमको पैसा दो, मैं उसको गिल्ट फॉर्म की सिक्योरिटीज बोलूंगी, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बोल रही है कि फिक्स, क्या अच्छी बात है सर। बैंक आजकल डूबते रहते हैं, कभी न्यूज में आ रहा है ये बैंक डूब गया, ये बैंक में इश्यूज है एंड ऑल। तो मैं तो एक काम करता हूँ, गवर्नमेंट को देता हूँ पैसा और गवर्नमेंट मेरे को फिक्स रिटर्न देगी। तो सर यूके टैक्स गवर्नमेंट बोलती है वाह यार बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तू मेरे को पैसा दे रहा है, मैं इसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरे जो स्ट्रेटेजीज है, मेरे को मेरी जो कंट्री चलानी है उसके लिए जो मेरी स्ट्रेटेजीज है, वो प्लानिंग में मुझे पैसे की जरूरत थी, जो तूने पैसे दिया है उसको मैं यूज करूंगी, वो प्लानिंग करूंगी, उसे एग्जीक्यूट करूंगी एंड मैं तेरे को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। तो फिर मैं बोला गिव गिल्ड्स आर सिक्योरिटीज इशूड बाय यूके गवर्नमेंट। यूके गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी इशू करी है गिल्ड बोल के, एज अ वे ऑफ बोरोइंग मनी। एक तो बैंक से पैसा ले सकती थी बट वो जनरल पब्लिक से लेगी ना सर। इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर ऑफ द गिल्ड इन फिक्स्ड अमाउंट्स ऑन फिक्स्ड डेट्स। ये बोल रही है कि भाई फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड डेट्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पहले ये समझा दिया था। अक्रूड इनकम स्कीम इंश्योर्स दैट द टैक्सपेयर्स हु सेल्ड द गिल्ड इज टैक्स्ड ऑन एनी इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड इन द प्रोसीड्स। तो भाई वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जब मैंने गिल्ट, अब मैंने गिल्ट जो अगर मैंने जब पैसा लगाया तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक चीज दिया, इसको बोल दिया गिल्ट की सिक्योरिटी है। बट सर मैं जब पैसा कराया तो मेरे को लगा ठीक है अभी तो गवर्नमेंट फिक्स रिटर्न देती है, दे दो। बट सर बहुत आफत आ गई सर, कुछ गड़बड़ हो गया था, पर्सनल बहुत इशू हो गया था, पैसे की जरूरत है तो मैं बेच देता हूँ सर। तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया, ठीक है, इसको मैंने सेल कर दिया। ये पर्सन जो 1 है इससे पर्सन 2 पे आ गया। तो सर
सर इसमें जो आपको जब मैंने दिया मेरे को पता है, अब जब आपने बताया सर कि मुझे फिक्स्ड इनकम एक जगह पे मिलेगा, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कंसेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से। देखो भाई, मैं फर्स्ट होल्डर हूं, वो जो गिल्ड का मुझे मिला है ना, मैं फर्स्ट होल्डर हूं है भाई, मुझे पता है सर, नोट करके रखा है, ठीक है। बट सर बहुत आफत आ गई, आफत सर, इशू आ गया, ठीक है। मुझे सेल करने की जरूरत पड़ गई है सर, मैं ये है ना सेल कर दूंगा इसको। सर इतने टाइम से मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था सर, यहां इन्वेस्ट कर दिया था गवर्नमेंट के पास मैंने सर, यहां वाले जगह पे इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है, यहां स्टार्ट कर दिया सर। इतने टाइम मेरे पास पैसा ऑलरेडी था, इतने टाइम मेरे पास पैसा था सर, बट बिकॉज फिक्स्ड इनकम पे मिलने वाला था, तो यहाँ पे फिक्स्ड डेट पे मिलने वाला था, तो यहाँ इंटरेस्ट मुझे इस दिन मिलने वाला है सर। बट सर इतने टाइम तक जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसका क्या, तो क्या होगा जब आप इसको आप बेचोगे तो बोलेगे देख भाई मैं तेरे को बेच तो दे रहा हूं, बट ये डेट पे जो थोड़े दिन बाकी है तेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसमें से इतने पीरियड में तो तूने अपना मेरे को पैसे दे के रखा है, तो मैं मानता हूं, ठीक है। बट जो इतने पीरियड का जो मैंने पहले से पैसा लगा के रखा था उसका मेरे को बेनिफिट तो होना चाहिए, तेरे को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी कि भाई यहां तक का इंटरेस्ट ए को दे देता हूं, ऐसा थोड़ी ना होगा, और यहां तक का इंटरेस्ट बी को दे देता हूं, ऐसा नहीं होगा। पूरा इंटरेस्ट जो है, जो ये पूरा इंटरेस्ट है वो मिलेगा ये बंदे को। तो जब आप उसको बेचोगे तो ऑब्वियसली बढ़िया दिमाग लगाओगे और उसमें से लोगे भाई देखिए है 100 का, लेकिन मैं 105 में दूंगा बिकॉज 8% इंटरेस्ट था मेरे हिसाब से, मेरे को 5 रुपए इसमें इतने पीरियड के मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या है कि द अक्रूड इनकम स्कीम इंश्योर्स दैट, ये स्कीम आपको इंश्योर करेगी कि जो आपको ये सेल कर रहा है ना, जो फिक्स रिटर्न वाला उसे सेल कर रहा है, उसमें अगर कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो आपको उस पर टैक्स लगे। बोलेगी रिलीफ इज गिवन टू द परचेसर ऑफ द गिल्ड फॉर द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब भाई ये जो आगे जाके जो परचेसर के साइड पे जैसे सेकंड बंदा है, इसको तो बोलेगा कि इस पे टैक्स लगा है, बट इसको बोलेगा कि भाई इसमें इसको कर, बिकॉज एज अ फोर्थ कमिंग इंटरेस्ट पेमेंट अप्रोचेस द प्राइस ऑफ द गिल्ड विल स्टार्ट टू इंक्रीज। सर ये सब कंसेप्ट तो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। एग्जाम वो मत रटने बैठ जाने की चीज। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि सर जैसे जैसे ये डेट मेरी पास आते जाएगी, ठीक है, वापस हैं अपन, ठीक है। वो बोल रहा है सर ये जो डेट है ना, जैसे जैसे ये डेट अप्रोच करते जाएगी सर, यहाँ पे है ना ये बोल रहे कि ये जो मेरा गिल्ट है इसकी प्राइस बढ़ते जाएगी, जैसे 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 यहाँ पे आते जाएगी मेरा जो गिल्ट है उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी। ऐसा सर क्यों? बिल्कुल बिकॉज जितने यहाँ पे उससे वो क्लोज है, मींस इतनी इंटरेस्ट इनकम उसने ऑलरेडी अक्रू कर ली है, अक्रू कर लिए मतलब उतना पैसा हकदार बन गया। तो उसकी इतना सारा जो पहले से ब्लॉक था सेलर का, तो वो तो रिकवर करेगा बायर से, यहाँ पे क्लोज होगा उतनी बढ़ेगी, और क्लोज होता तो ये और बढ़ जाता, तो और बढ़ जाती, ये क्लोज होता, पूरे पास में यहाँ पे एक दिन बचता, तो ऑलमोस्ट पूरे इंटरेस्ट जितना बनता है उसका पैसा वो सेलर से ले लेगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट डेट से जितना क्लोज मैं बेचूंगा उतना ज्यादा पैसे मिलेगा, बिकॉज उतना मेरा पैसा ब्लॉक था। ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। Purchaser will be entitled to the next interest payment, ये बता दिया सर ने। So the closer to the interest dates it becomes. Usually income tax rules state that the interest is payable on the individual when it is received. However, where an individual holds gilts with a total nominal value of more than 5,000 pounds, ठीक है, more than 5,000 pounds, then they will have to for a price which includes interest, then the amount of interest which has accrued since the last interest payment up to the date of the sale, जैसे जो मैंने अपने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि सर जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है इतने टाइम का जब मेरे पास था, तो वो since the is taxed as savings income on the seller। तो भाई जो सेलर है उसका जितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है जो पर्टिकुलर पीरियड तक मैंने जो बेचा है, दैट मीन्स मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको एज अ सेविंग इनकम कैलकुलेट जाएगा, और सेविंग इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगी।
ठीक है, एक जल्दी से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, 2 मिनट बाद और अपनी क्लास खत्म होती है आज की। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट ओन्ड एंड ओन्ड 10,000 पाउंड है भाई, नॉमिनल 5% है उसका टैक्स गवर्नमेंट। ठीक है, 31 दिसंबर ईच। ठीक है, ओवन ने सोल्ड कर दिया लोन स्टॉक को, ये क्या है भाई इसका, इसको ही पता, यू ने क्यों कर दिया 30 नवंबर को। ठीक है, फॉर सेल प्रोसीड्स, ये छुपा दिया सर आपने, सेल प्रोसीड्स ऑफ 11,205, अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 208 फॉर पीरियड 1 जुलाई 30 नवंबर। अब इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट ही करके दे दिया कि भाई जो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है वो 10,000 पाउंड पे 5% है, जो 5 महीने का उन्होंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी हमको दे दिया है। जो उन्होंने कैलकुलेट करके बोला वो आता है 208 पाउंड। तो अपन ये देखते हैं कि भाई व्हाट आर द अमाउंट्स टैक्सेबल ऑन ओवन एंड यूएन एज सेविंग इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन स्टॉक। तो अपन ओवन की बात करते हैं। ओवन ने भाई इंटरेस्ट रिसीव जो 30 इसको ये इतना 250 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इससे मिला। कैसे? ओवन कौन है सर? ओवन कौन है? जिसने बेचा, तो उसको ये मिल गया 10,000 6 महीने का। ऑब्वियसली ये कब मिला होगा? जून को। ये बेचा इन्होंने कब? जुलाई में, सॉरी नवंबर में। तो जून का तो इसको मिला, तो इसके लिए तो वो इनकम ही होगी, तो ये इंटरेस्ट इनकम होगी। इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है सर? सेविंग इनकम। अक्रूड इंटरेस्ट डीम्ड रिसीव्ड, फिर 5 महीने का अपन 208 जो उन्होंने बताया ऊपर वो डीम्ड रिसीव हो गई 458 हो गया। ठीक है, ये अपना टोटल टैक्सेबल इनकम अपन ने इसकी निकाल दी। फिर वन के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्चुअल कितना है? 250। बट सर आपने ही तो देखा जो ऊपर की इनकम है ऑलरेडी अक्रू हो चुकी है, वो सेलर को पैसा मिला होगा। वो सेलर को हमने बताया था कि सर इंटरेस्ट प्रोसीड्स का पार्ट बन गया होगा और उसको जितने क्लोज उसने बेचा होगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिला होगा, तो उसकी तो इनकम वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इसकी इनकम में से वो माइनस कर दूंगा। ये देखो सर, अक्रूड इंटरेस्ट उसकी इनकम हो चुकी है तो इसकी इनकम में से माइनस कर दूंगा। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं, कल हम वापस से रिवाइज कर लेंगे। एक बार ब्रीफली आपको बता दूंगा, घर जाके इसको 50% ऑफ टाइम में ट्राई कीजिए कि आप रिवाइज कर पाएंगे जो, और जो आपके प्रैक्टिस किट में क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।